दो दिनों की कमजोरी के बाद उतार चढ़ाव के बीच हरे निशान में ट्रेड करते हुए बाजार ऊपरी स्तरों पर आ रही है मुनाफा वसूली और निचले स्तरों पर आ रहा है सपोर्ट बचा है आखिरी 1.5 घंटा। आज के ट्रेडिंग सेशन का कैसा रहेगा एक्शन और क्या करें कल की तैयारी होगा इसी पर फोकस। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। फाइनली थोड़ा एक्शन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। अभी भी रेंज से बाहर आने का इंतजार है, बट एटलीस्ट बाजार 2-3 बार लुढ़कने के बाद एटलीस्ट पॉजिटिव टेरिटरी में तो आए हैं। ज्यादा भला बुरा को तो ऐसे ही होता, दिल पे लेता है, इसलिए एक बार बाजार ने सोचा कि एक बार तो मैं बता ही दूं। आज तो मैं करूंगा कुछ। हाँ, कि मैं कुछ कर सकता हूँ। वो अलग बात है, वापस फिर घूम फिर के वहीं आ गए जहाँ से हमने कल की शुरुआत की थी। लेकिन देखिए आज की बड़ी बात है, पहले आपको बता दें संभले हैं बाजार। 50 अंक चढ़कर निफ्टी 17,900 के आसपास है। बैंक निफ्टी भी 40,500 का लो बनाकर 40,750 के आसपास इस वक्त आपको दिखेगा। नीचे से 250 पॉइंट ऊपर और ऊपर से 250 पॉइंट नीचे। सरकारी कंपनियों के शेयरों में है तेजी, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है, एनर्जी, मेटल, एफएमसीजी शेयरों में हल्की फुल्की खरीदारी है। एनबीएफसी स्टॉक्स भी मजबूत है। 1/4 से 0.5% तक की मजबूती आपको इन सभी इंडेक्स में देखने को मिलेगी। बैंक, रियल इस्टेट, स्पेशली सरकारी बैंक, रियल इस्टेट, आईटी, ये थोड़े कमजोर हैं आज के सेशन में। और ये सब कुछ तब है जबकि डाउ से सहारा नहीं मिलता दिख रहा है। 3 दिनों की लंबी छुट्टी के बाद आज जब अमेरिकी बाजार खुलेंगे तो कमजोरी का रुझान अब तक डाउ फ्यूचर्स से आपको नजर आएगा। 150 अंकों का नुकसान यहाँ पर दिखेगा और यूरोप 0.5% तक इस वक्त आपको दिखेगा कमजोरी। यानी कि ग्लोबल सपोर्ट आज नहीं है, जो कुछ सपोर्ट है भारतीय बाजारों में अपना है, अपना सपोर्ट है अभी तक तो यही है। अच्छा है, तो चलिए मूड बाजार में अच्छा बन सकता है। थोड़ा सपोर्ट दिख रहा है, एक बार देखें 12.5 के आसपास से रिकवरी थोड़ी शुरू हुई है। रिकवरी माने या रेंज में ये वॉलेटिलिटी है, गिरेगा चढ़ेगा वैसे ही हो रहा है, क्योंकि 17,900 क्रॉस तो नहीं किया। सुबह एक बार ऑफकोर्स इंटरडे में ऊपर गए, 17,800 को भी नीचे नहीं गए। एग्जैक्टली 100 पॉइंट की रेंज में अटके हुए हैं निफ्टी पर। और बैंक निफ्टी भी देख लीजिए सर, 400-500 पॉइंट की रेंज। पहली जो ऊपर की रेंज डीप थी, जो अपनी बात हुई थी कि हम 65 पॉइंट ऊपर खुल रहे हैं, उसके बाद किया तो 17,875 17,925 की हमारी रेंज थी। इस रेंज में खुल रहा है तो इस रेंज में खुलने पर हम इंतजार करेंगे। फ्रेश तेजी 17,925 के ऊपर बनेगी और आज का हाई 17,925 ही है, बिल्कुल एग्जैक्टली वही। और 17,825 के आसपास खरीदारी का मौका बनता है और 17,817 का लो है। यानी कि बिल्कुल परफेक्ट ट्रेडिंग रेंज को बाजार होल्ड कर रहा है। अब बचे हुए समय के लिए जो रेंज है वही यही है। 800-825 पर आज सपोर्ट लेंगे, 925-950 के आसपास रुकेंगे। इस रेंज को ही आपको बचे हुए समय के लिए ट्रेड करना है। अगर डाउ फ्यूचर्स ने सपोर्ट किया, सुधर गए, अच्छे होने लगे, यानी कि 150 पॉइंट नीचे थोड़ा ठीक हो जाए, कम गिर जाएं, 5-25 पॉइंट रह जाएं, हरे निशान में आ जाए, तो आप 17,950 18,000 की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। और अगर ये बढ़ते बढ़ते 200-250 पॉइंट हो जाए तो फिर आपको 17,800 की तरफ बढ़ना है। 200 क्यों नहीं हो सकता? होने में कुछ भाई, पोलैंड में है आपके बाइडेन साहब, पुतिन साहब की भी बस अभी कुछ ही देर बयान आने की तैयारी में है, आने वाले। हाँ, तो मतलब कॉन्फिडेंस भी आ सकता है और हाथ पैर कांप भी सकते हैं दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो जिस तरफ होगा उस तरफ देखा जाएगा। देखिए डाउ ने तो उम्मीदें छोड़ रखी है कि कुछ अच्छा होगा, नहीं तो डाउ फ्यूचर्स आपको 150 पॉइंट कमजोर डे लो पर नहीं दिखते। इसका मतलब ये कि पुतिन साहब से कोई अच्छा सुनने की उम्मीद तो डाउ को है नहीं। अगर अच्छा ना बोले, कुछ खराब ना बोले, वो भी अच्छा माना जाएगा, उसमें ही सुधर जाएगा, उसमें ही सुधर जाएंगे। और खराब बोला तो थोड़ा बहुत प्राइस में थोड़ा बहुत और गिर जाएंगे। तो आई थिंक थोड़ा एक वो ट्रिगर है, देखते हैं क्या कुछ निकल। अच्छी बात है कि जो बाइडेन साहब की यात्रा रही यूक्रेन की, उसमें कोई ऐसे खराब स्टेटमेंट, कोई ऐसे भड़काने वाले आए नहीं जिससे कि रूस अनाप शनाप भड़क के कुछ भी बोले। सो उनकी तरफ से ज्यादा नहीं हुआ तो हो सकता है रूस की तरफ से भी ज्यादा ना हो। तो एक वो ट्रिगर है ही। रहा सवाल दूसरा ट्रिगर जो हमारा अपना है, जिसकी वजह से हम ज्यादा बेहतर, ज्यादा मजबूत दिख रहे हैं दुनिया भर के मुकाबले में। दीप, एक तो ये कि 1-2 दिनों से हम थोड़ा अंडर परफॉर्म कर भी रहे थे, और दूसरी बात यह कि कल का सेशन जो हमने वाकई में अच्छी कमजोरी का देखा और पूरे दिन भर में कहीं कोई रिकवरी हुई नहीं, उस सेशन में एक अच्छी बात ये हुई कि इंस्टीट्यूशनल सेलिंग नहीं थी, न लोकल फंड्स ने बेचा न एफआईज ने। सिर्फ कमजोर ट्रेडर्स की पोजीशन हल्की होती हुई दिख रही थी। और एक्सपायरी के हफ्ते में, मंथली एक्सपायरी के हफ्ते में ओवरसोल्ड जो बाजार है वो निचले स्तरों से सपोर्ट ले रहे हैं। और अब भी ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज्यादा बेहतर हो गए। पुट कॉल रेशियो बैंक निफ्टी का 0.54 था सुबह, अब भी 0.63 है। सो ऐसा नहीं कि अभी भी ओवरसोल्ड होने के नजदीक नहीं है। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो अभी भी 0.83, कोई खास बढ़ा नहीं है। सो आई थिंक लोअर लेवल पर सपोर्ट रहेगा। 17,800 825 सपोर्ट है, 17,925 950 रुकावट की जगह। इसके बाद डाउ फ्यूचर्स पे देखेंगे। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 40,500 के आसपास सपोर्ट है, 41,000 के आसपास रुकावट है और आप बीचों बीच में ट्रेड कर रहे हैं। सिंपल सी चीज ये। ठीक है, थोड़ा एक पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी तो है क्यों नहीं है।
हो सकता है। सिंपल यही है दीप कि लोअर लेवल पे आज कल आपको कहीं भी लोअर लेवल पे सपोर्ट नहीं मिला, आज मिलेगा। कल और आज में ये बड़ा फर्क है। समझ गया। दो वजह से, एक बाजार हल्के हैं, दूसरा इंस्टीट्यूशनल सेलिंग कंपैरेटिवली कम है। बढ़ने के लिए आप रुकेंगे ऊपर, उसकी वजह यह है कि डाउ फ्यूचर से आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा। सो दोनों तरफ आपकी पैकिंग होकर रखी हुई है। ऊपर बढ़ने में एक लिमिट से ज़्यादा नहीं बढ़ पाएंगे, घटने के लिए एक लिमिट से ज़्यादा नहीं घटेंगे। वही स्ट्रेटेजी पे चलना है, सपोर्ट लेवल के आसपास लेना है, ऊपर रुकावट के आसपास देना है। गॉट इट। चलिए, वैसे अच्छी बात है सर, पुतिन के स्पीच से पहले बाजार हल्के हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बड़ी पोजीशन बनाई हुई है, Correct. थोड़ा कॉशियस मूड ही बना हुआ है। तो चलिए देखते हैं पुतिन साहब का स्पीच कितने बजे है और कौन से ट्रिगर्स हैं जहां पर हमारी नजर है। एक बार ट्रिगर्स नुपुर से जान लेते हैं और फिर खबरें बताएंगे। अरमान, नुपुर, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। गिने चुने नतीजे आ रहे हैं अभी भी कैश के, तो वहाँ पे अल्टास बैंक इंडिया जिसके आज नतीजे आने वाले हैं, यहाँ फोकस रहने वाला है। ग्लोबल से जैसे कि हम बात कर रहे थे, पुतिन साहब की आज स्पीच है 2:30 बजे, तो वहाँ से जो भी निकल के आता है उस पर भी बाजार की नज़र रहेगी। कल की बात करें तो कैश से महिंद्रा CIE ऑटोमेटिव के कल रिजल्ट्स आते दिखेंगे, तो यहाँ भी नज़र रहेगी, ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा। साथ ही साथ RBI की जो MPC मीटिंग हुई थी उसके मिनट्स कल जारी होंगे, तो यहाँ से जो भी कमेंट्री बाहर आती है उस पर भी नज़र रहने वाली है। 10:30 बजे कैबिनेट CCA की बैठक है, तो यहाँ पर भी नज़र रहने वाली है। विशाखा इंडस्ट्रीज कल ये स्टॉक फोकस में रहेगा क्योंकि बोर्ड बैठक है, शेयर विभाजन पर विचार होगा स्टॉक स्प्लिट को लेकर, तो ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा। श्री ओसवाल सीड्स एंड केमिकल अभी फिलहाल NSE SME एमर्ज प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड है, कल माइग्रेट होके NSE के मेन बोर्ड के प्लेटफॉर्म पर आ जाएगा, ये स्टॉक भी फोकस में रहने वाला है। S&P BSE 100 ESG इंडेक्स है, उससे अंबुजा सीमेंट और ACC कल से बाहर हो जाएंगे, तो ये दोनों स्टॉक भी फोकस में रहेंगे। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम जो है MSMEs के लिए, उसके चलते फाइनेंस मिनिस्टर कल प्राइवेट सेक्टर बैंक और पब्लिक सेक्टर बैंक से रिव्यू लेगी स्कीम के चलते, तो यहाँ पर भी बाजार की नज़र रहेगी। एक्स डेट के चलते बॉश, बलरामपुर चीनी, IRCTC, टोरेंट पावर का डिविडेंड, इन सब के एक्स डेट है डिविडेंड के चलते, तो यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट दिखेगा। ऑयल इंडिया में भी इंटरिम डिविडेंड है 10 रुपये का, और कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो 7 रुपये का एडजस्टमेंट आपको कल इस स्टॉक में भी नजर आएगा। इसके अलावा IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स, जहाँ पे स्टॉक स्प्लिट को लेके एक डेट है 1:10 में, तो ये स्टॉक भी कल फोकस में रहने वाला है। ग्लोबल से US से फेड की जो मीटिंग हुई थी उसके मिनट्स आते दिखेंगे, तो यहाँ भी बाजार की नज़र रहने वाली है। यूरोप की बात करें तो ECB की जो नॉन मॉनेटरी पॉलिसी है उसकी कल मीटिंग है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट ट्रिगर रहने वाला है बाजार के लिए। थर्सडे के दिन कैश द KSB, सनोफी इंडिया और एनकाई व्हील्स के नतीजे आएंगे, तो ये तीनों के तीनों स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। एक्सटेट के चलते मेट्रोपोलिस हेल्थ के, जहाँ पे इंटरिम डिविडेंड है 8 रुपये का, तो आपको एडजस्टमेंट दिखेगा स्टॉक प्राइस में गुरुवार के दिन। और ग्लोबल की बात करें तो जापान में मार्केट्स बंद रहेंगे, ट्रेडिंग हॉलीडे है। US से Q4 का GDP डेटा आने वाला है सेकेंड रीडिंग का। और यूरोप की बात करें तो जनवरी के महीने का CPI का डेटा आने वाला है, तो काफ़ी कुछ है इवेंट्स के लिहाज से। तो बहुत सारे इवेंट्स हैं और ऑफ कोर्स बड़ा ट्रिगर तो बस आधे घंटे में ये पुतिन साहब बात भी करने वाले, उस पर हमारी नज़र भी है। आइए अरमान से जानते हैं इंपॉर्टेंट खबरें जो आज बाजार खुलने के बाद आई हैं। गुड आफ्टरनून अरमान, बताइए। जी, सबसे पहले साइंड की बात करें तो कंपनी ने एक थिंक ट्रैक्स के साथ जो है करार किया है, और ये करार AI पावर्ड मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस जो है उसके लिए जो है करार किया गया है। लुपिन, यहाँ पर US में इन्होंने एक दवा लॉन्च की है और वो मानसिक बीमारी में इलाज में इस दवा का उपयोग किया जाता है। और बताया उन्होंने सर्कुलर में ये भी बताया कि इसका US में जो मार्केट है वो $420 करोड़ के आसपास का जो है वहाँ पर सालाना कारोबार जो है इस दवाई का है। यूफ्लेक्स, यहाँ पर यूफ्लेक्स पर इनकम टैक्स की सर्च जारी है, जिसमें अब कंपनी के नोएडा ऑफिस में जो है जांच चल रही है। बताया जा रहा है कि जो पैकेजिंग कारोबार में टैक्स चोरी के शक से जो है इनकम टैक्स विभाग सर्च कर रहा है। स्पाइस जेट, यहाँ पर प्रेफरेंशियल बेसिस पर शेयर जारी करने पर विचार, इसी के साथ साथ पूंजी जुटाने पर भी जो है विकल्पों पर भी जो है विचार संभव है। और उसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे 24 फरवरी को बोर्ड बैठक है, इसी के चलते जो पूंजी जुटाने पर विचार किया जाएगा। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक यहाँ पर 0.75 प्रति इंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया है। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स पर भी ध्यान रखिएगा क्योंकि इन्होंने एक MOU किया है, वो भी गुजरात सरकार के साथ MOU किया है, क्योंकि इनका जो ग्रीनफील्ड कॉर्न वेट मिलिंग प्लांट लगाने के लिए जो है उन्होंने ऐलान किया है, जिसकी कुल क्षमता अगर आप देखेंगे तो 900 TPD जो होगी, और इसकी लागत जो बताई जा रही है वो लगभग 333 करोड़ रुपए जो है जिसकी लागत बताई जा रही है। PTC इंडस्ट्रीज की बात करें क्योंकि इनकी सब्सिडरीज ने डेसॉल्ट एविएशन के साथ जो है MOU किया है, और ये इसलिए किया है क्योंकि अगर आप देखेंगे टाइटेनियम कॉस्ट पोर्ट्स
और मटेरियल सप्लाई करने के लिए जो है इन्होंने एमओयू किया है। और कुछ 2 ब्लॉक डील्स हैं जिसमें एनएमडीसी लगभग 67 लाख शेयर्स और जोमेटो लगभग 28 लाख शेयरों के कई सौदे किए गए। ओके, तो खबरें हैं, ब्लॉक डील्स भी आपको होती हुई दिख रही हैं, एक्शन बाजार में बनता रहेगा। हाईवे से हमारे सारे एक्सपर्ट्स भी जुड़ गए हैं और उनका भी करते हैं स्वागत। राकेश जी, कुणाल जी, वागले साहब, सुमित जी, हिमांशु जी हमारे साथ शो में इस समय जुड़ रहे हैं। एक्शन स्टॉक्स पर आपको इस समय अच्छा खासा होते हुए भी दिख रहा है। थोड़ी रिकवरी भी आई थी चुनिंदा नेम्स में, बट आज एक स्टॉक है जो आपको मूव अच्छी दिखा रहा है और वो है एस्ट्रल। ना यूजुअली ज्यादा बड़ी मूव्स आप इस पर देखते नहीं है, बट आज इस पर एक अच्छी मूव आई है। 1950 का लेवल है, डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है। 12:30 जब मार्केट की रिकवरी हुई थी तब से ये स्टॉक थोड़ा एक्शन में है। एक बार एस्ट्रल के चार्ट पर सुमित जी से राय ली जाए। सुमित जी, गुड आफ्टरनून सर। देखें एस्ट्रल 1950 एग्जैक्ट लेवल पर। गुड आफ्टरनून। बिल्कुल एस्ट्रल के अंदर मोमेंटम बना है, पिछले 6 दिनों के हाई ब्रेक हो रहा है। एस्ट्रल के अंदर अगर आज 1950 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाता है तो फिर एस्ट्रल में यहां से एक्सटेंडेड मूव देखने को मिलेगा, जिसमें 1980 से 1990 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। फ्रेश खरीदारी 1950 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पे करनी चाहिए। जिन्होंने ले रखा है वो लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट बनेगा 1920 1925 के पास बनेगा, तो ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा। और ऊपर में 1980 से 2000 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं अगर 1950 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तो। आए आपके लिए एस्ट्रल पर आती हुई सुमित जी की तरफ से। आइए, क्लोजिंग शो का पहला बिगुल वागले साहब के लिए है। शुरुआत करते हैं वागले का वंडर। जी वागले साहब बताएं सर। अनिल जी गुड आफ्टरनून। दीपांशु गुड आफ्टरनून। अनिल जी, समय मुझे बैंकिंग में अभी भी ऐसे लग रहा है कि थोड़ा सा डाउनसाइड बाकी है, और स्टॉक स्पेसिफिक कैनरा बैंक में एक आज ब्रेकडाउन देखने को मिला है, जिसका मूव अभी अभी शुरू हुआ है। 283 284 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट, मल्टीपल सपोर्ट इसने ब्रेक किया है। एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न जिसको हम कहते हैं वो दिख रहा है। तो करंट लेवल पे बेचे 286 का आपका स्टॉप लॉस होगा। 275 तक के टारगेट्स में शायद आज के दिन में ही देख रहा हूँ, और अगर वो होल्ड नहीं किया तो इवन 270 तक ये स्टॉक जा सकता है। तो अगले 1 से 2 दिनों में मैं एक लगभग 5 से 6% की डाउनसाइड मूव देख रहा हूँ। 283 के आसपास बेचे आप कैनरा बैंक का फ्यूचर। 276 और 270 के 2 बड़े टारगेट के लिए करनी है आपको बिकवाली। 275 और 270 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस आपका रहेगा 286 का छोटा सा 3 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर बिकवाली करनी है। ये राय वागले साहब की तरफ से आपके लिए आती हुई। आइए बढ़ते आए आगे, और आप सबके काम की एक बड़ी खबर। और काम की खबर इसलिए कि आजकल सर्किट लगना किसी भी स्टॉक में बड़ी आम बात सी हो गई है, ऊपर और नीचे के, और वो भी वायदा कारोबार के शेयरों में। कैश के स्टॉक्स में तो सर्किट लगना बड़ी आम सी बात है। लेकिन वायदा कारोबार के शेयरों में भी आपने देखा हफ्ते 2 हफ्ते में अदानी ग्रुप के शेयरों में एक ही दिन में बार बार लगातार मल्टीपल सर्किट लगे। 40% गिरा था। 40% 30% 2-2 3-3। लेकिन इन शेयरों में जो नियम है, सर्किट कब लगेगा, कितना लगेगा, कितनी देर बाद खुलेगा और कैसे खुलेगा, इन नियमों में थोड़ी बदलाव की तैयारी होती दिख रही है। इन नियमों में थोड़ी सी ढील लाने की, या यूं कहें कि बदलाव, ढील और टाइट होने से बजाय ये बढ़िया होगा कि इन नियमों में थोड़ा बदलाव आना तय है। क्यों तय है और कैसे तय है, जरा ये समझ लें। हमारे साथ ब्रजेश कुमार जुड़ रहे हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी जो पूरी इस मामले पर रखते हैं नज़र। ब्रजेश बताइए, जो वायदा कारोबार के शेयर हैं जिनमें सर्किट लगता है ऊपर या नीचे का, वो सर्किट खुलने के नियमों में किस तरह के बदलाव की समीक्षा हो रही है? बिल्कुल, अभी जो नियम है कि वो सर्किट जो है उस सिचुएशन में खुलता है कि जब कम से कम 5 यूनिक क्लाइंट हों और कम से कम 25 सौदे हों, और जो मूवमेंट है स्टॉक में या तो 9.90% या उससे अधिक ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ हो। लेकिन यहाँ पर एक बात का रिस्क है, वो रिस्क ये है कि एक ब्रोकर अगर चाहे तो इस प्राइस को मैनिपुलेट कर सकता है। उस रिस्क को दूर करने के लिए ये शर्त लाने की तैयारी हो रही कि एक से अधिक ब्रोकर होना चाहिए। अब वो ब्रोकर कितने होने चाहिए इसको लेकर के चर्चा चल रही है, लेकिन ये अतिरिक्त शर्त जोड़ी जाएगी ताकि इस रिस्क को दूर किया जा सके कि कोई एक ब्रोकर अगर मैनिपुलेट करना चाहे तो मैनिपुलेट नहीं कर पाए। तो अभी इससे आप कह रहे हैं कि अगर जैसे किसी स्टॉक में एक सर्किट लग गया जी, कोई स्टॉक लोअर लेवल पर सर्किट पर है, तो 5 कोई भी यूनिक क्लाइंट कोड में अगर ट्रेड हुआ, ठीक है, और टोटल मिलाकर 25 ट्रेड हुए, बिल्कुल, तो आपका सर्किट खुल जाएगा। जी। वो 15 मिनट का जो समय होता है उसके बाद खुल जाएगा। वो 15 मिनट का कूल ऑफ विंडो और उसके बाद खुल जाएगा, करेक्ट। हाँ। उसमें चाहे वो
25 के 25 सौदे और 5 के 5 यूनिक क्लाइंट कोड एक ही ब्रोकर के हो, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। अब अभी आप के कह रहे हैं कि ब्रोकर की भी कंडीशन लगेगी, वो सिर्फ एक ब्रोकर का नहीं होना चाहिए, एक से ज्यादा हो, ये बड़ा बदलाव हो रहा है। एक से अधिक ब्रोकर होना चाहिए, ओके। लेकिन वो कितने ब्रोकर हों वो अभी तय होना बाकी वो अभी तय होना बाकी है, क्योंकि इससे इसका मतलब है कि ये जैसे कोई बहुत उदाहरण नहीं है, मतलब उदाहरण नहीं है, लेकिन हाँ ऐसे ऐसे इंस्टेंसेस हैं, तकरीबन 200-250 ऐसे इंस्टेंसेस हैं जहां पर यह मूवमेंट जो है ऊपर और नीचे के दोनों की तरफ हुआ है। Correct। और टोटल इंस्टेंसेस तो करीब 2500 के आसपास के इंस्टेंसेस हैं जो करीब 1-1.5 साल के अंदर इस तरह के मूवमेंट हुए हैं। तो ये कहीं इस बात की आशंका ना रह जाए कि किसी एक ब्रोकर के जरिए इस बैंड को मैनिपुलेट किया जा रहा है, तो इसलिए ये नियम लाया जा रहा है ताकि एक वाकई और बेहतर प्राइस रिफ्लेक्शन जो है वो दिख सके। साथ ही जो कूलिंग ऑफ पीरियड का भी 15 मिनट का वक्त होता है, इसको भी सर्टेन सिचुएशंस में बढ़ाकर 1 घंटा तक करने की भी चर्चा चल रही है। अच्छा, 15 मिनट में नहीं, 1 घंटे बाद खुलेगा। एक्सट्रीम सिचुएशंस में अगर ऐसा हो कि ये करना जरूरी है। और ये 1 घंटा जो होगा वो सिर्फ पहले सर्किट के लिए होगा या सारे सर्किट के लिए बाद में होगा? नहीं, जब अगर लगा कि बार बार इतनी ज्यादा स्थिति हो रही है कि बंदी कर दो, बहुत ज्यादा हो रहा है, हाँ। तो उस सिचुएशन में अच्छा दोनों तरफ का मूवमेंट, अगर ऐसा लगे कि ये बहुत ज्यादा हो रहा है, तो सर्टेन सिचुएशंस में 60 मिनट तक का भी कूलिंग पीरियड लाया जाए, इसकी भी बात हो रही है। ओहो, मतलब बड़े बदलाव होंगे ये तो। फिर अगर 1 घंटा बाद सर्किट खुलेगा तो, हालांकि वैसे तो क्या लोगों की आदत तो है, कैश मार्केट के स्टॉक में तो नेक्स्ट डे ही खुलते हैं, नेक्स्ट भी खुले तो खुले, नहीं खुले। आज अदानी टोटल 18 दिन सर्किट पे है, नीचे में कहाँ खुलता है, तो हाँ। है ना, तो सर्किट की तो आदत पड़ी हुई है लोगों की, पड़ी हुई है। तो 1 घंटे में भी कौन सी बड़ी बात है। तो बड़े इंटरेस्टिंग बदलाव होते दिख रहे हैं। तो चलिए 2 बड़े बदलाव होंगे। एक तो ये कि यूनिक क्लाइंट कोड जो कम से कम आपके 5 होने चाहिए और सौदे जो 25 होने चाहिए सर्किट फिल्टर की लिमिट पर, उसके बाद ही सर्किट खुलता है, वो भी 15 मिनट बाद। तो उसमें एक ही ब्रोकर हो, वो चल जाता था, अब ब्रोकर एक से ज़्यादा रखने होंगे तो ही खुलेगा। अब कितने होंगे वो गाइडलाइन आएगी तो पता चलेगा, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, अगर एक्सट्रीम सिचुएशन हो, एक्सट्रीम सिचुएशन की डेफिनेशन आएगी। एक्सट्रीम सिचुएशन क्या होती है? अगर कोई अप्रत्याशित ऐसा मामला हो जहां बहुत जरूरत से ज़्यादा सर्किट लग रहे हो, तो कूल ऑफ पीरियड जो 15 मिनट का है वो 1 घंटे भी किया जा सकता है। कहाँ से ढूंढ के लाते हैं ब्रजेश ये सारी आप काम पर लगा कर नहीं, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत काम की खबर है और वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। जल्द आपके सामने ये खबर आती हुई दिखेगी और तब हम कहेंगे ब्रजेश की एक और खबर पर मुहर लगती हुई है। बिल्कुल, तो इस पर रहेगी नजर। ये है आपके लिए वायदा कारोबार के शेयरों का बड़ा एक्शन। तो हिट रेशियो तो बढ़िया है ब्रजेश जी का, एब्सोल्युटली रखेंगे नजर। एक और इंपॉर्टेंट खबर और वायदा कारोबार के स्टॉक्स पर सर्किट को लेकर आते हुए शुक्रिया ये डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। बाय द वे, एक स्टॉक जिस पर एक्शन आ रहा है वायदा कारोबार का नहीं है, बट कैश मार्केट में एक्टिवली ट्रेड होता है, ट्रेडर्स फेवरेट है, अनिल जी को भी पसंद है, और बड़ी खबर इसके लिए आ रही है IRB इंफ्रा। जरा इसके काउंटर को आप पुल अप करिए। अभी अभी खबर आ रही है 2132 करोड़, बड़ा ऑर्डर है, 2132 करोड़ के रोड प्रोजेक्ट के लिए प्रिफर्ड बिडर का नाम IRB इंफ्रा के लिए आया है। और देखिए खबर आते ही स्टॉक पर आपको रिएक्शन भी दिख रहा है अनिल जी। प्रिफर्ड बिडर और बड़ा ऑर्डर है, 2132 करोड़ बड़ा माना जाएगा रोड प्रोजेक्ट के लिए, तो बहुत बड़ा, काफी बड़ा ऑर्डर है और इनके ऑर्डर साइज के लिहाज से भी बड़ा ऑर्डर समझा जाएगा। हमारी रिसर्च टीम जल्दी से आपके सामने लेकर आएगी कि क्या वाकई में इनकी ऑर्डर बुक जो है उसके सामने कितना बड़ा ऑर्डर ये बनकर निकल कर आता है। लेकिन 3.5% मजबूत होता हुआ शेयर दिख रहा है, दिन की ऊंचाइयों पर पहुंचता हुआ दिख रहा है। 2132 करोड़ के रोड प्रोजेक्ट के लिए प्रीफर्ड बिडर। और आप देखिए लगातार ये इंफ्रा कंपनी को ऑर्डर्स मिलने की खबरें धड़ाधड़ आ रही है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर और जो कैपेक्स पर बड़ा खर्चा सरकार करने जा रही है उसका फायदा सीधा इन कंपनी को आप मिलते हुए देख रहे हैं। एक बार जरा IRB इंफ्रा के चार्ट्स पर नजर डाली जाए। एक बार जरा सुमित जी चार्ट देखिए, राय दीजिए इस पर। अनिल जी, IRB इंफ्रा के अंदर मोमेंटम बन रहा है। IRB इंफ्रा यहाँ से ऊपर का मूव दिखा सकता है। IRB इंफ्रा के अंदर मेरे को ऐसा लग रहा है कि स्टॉक के अंदर यहाँ से 295 का लेवल निकलने के बाद 300 रुपए तक के लेवल इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेंगे। और 300 रुपए का लेवल निकला तो पोजिशनल तौर पे फिर इसमें तेजी का मूव देखने को मिलेगा। जिन्होंने पोजिशंस बनाया वो लोग होल्ड करें, कोई भी डिप आता है तो खरीदारी करें। नीचे के अंदर 280 का इसका सपोर्ट बनेगा, 300 का इसका रेजिस्टेंस है। 300 का रेजिस्टेंस निकलने के बाद 325 तक के लेवल आने वाले समय में IRB इंफ्रा में देखने को मिल सकता है।
अनिल जी, रफली पिछले क्वार्टर के एंड में इनकी करीब 19,000 करोड़ की ऑर्डर बुक थी। ओके, तो उस हिसाब से देखें तो 10% से ज्यादा की ऑर्डर वैल्यू है सर। बढ़िया ऑर्डर है, बड़ा ऑर्डर है। कुल ऑर्डर बुक का हिस्सा देखें तो 10% से ज्यादा का ये ऑर्डर है इनके लिए। करीब 12-13% का साइज निकल कर आ रहा है। बड़ा ऑर्डर है सर अगर ये कंपनी जीतती है। प्रिफर्ड बिडर है, फाइनल ऑर्डर आना बाकी है, बट अच्छी बात है। गुजरात में 6 लेन के रोड प्रोजेक्ट के लिए ये प्रिफर्ड बिडर के नाम से निकला है। तो IRB इंफ्रा, इस पर रखिए नजर। एक और काउंटर GR इंफ्रा, जिसकी आज सुबह हम बात कर रहे थे, ये भी आपको मोमेंटम में दिख ही रहा है, क्योंकि इन्होंने तो उत्तराखंड में 2 रोपवे प्रोजेक्ट्स के लिए 3100 करोड़ के ऑर्डर्स मिले हैं। तो वहां पर भी आपको एक्शन दिख रहा है। तो थोड़ी खबरें कुछ काउंटर्स के लिए आपको अच्छी आती हुई दिख रही हैं। कैश मार्केट पर रखिए नजर, वहां पर ज्यादा एक्शन बन रहा है। जेंजा टेक्नोलॉजीज, जरा इसको भी पुल अप करिए। यहां पर एक अच्छी मूव आ रही है, 7% ऊपर जेंजा टेक्नोलॉजीज ट्रेड कर रहा है। जैन साहब को पसंद है, सिटी साहब भी रेकमेंड करके गए। एक बार कुणाल जी से चार्ट चेक भी लिया जाए। कुणाल जी देखें सर, जेंजा टेक्नोलॉजीज 290 का लेवल, 7% ऊपर। देखिए, बहुत जबरदस्त मोमेंटम बनता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है। दीपांशु और मैंने और राकेश जी ने भी हाल ही में 10 की कमाई में भी जेंसा टेक्नोलॉजीज पर खरीदारी की राय दी थी। स्टॉक में एक बेस बन चुका है, ब्रेकआउट आया और हमें लगता है कि स्टॉक वापस से 420-430 रुपए के लेवल्स दिखाएगा। तो जिनके पास भी पोजीशन है बिल्कुल बने रहें, और मुझे लगता है कि एक संशोधित ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें। स्टॉप लॉस 260 रुपए के आसपास रखें। स्टॉक मुझे लगता है 380-400 के लेवल्स दिखाने के लिए तैयार हो रहा है। 380-400 के लेवल्स आ सकते हैं, नजर रखिएगा जेंजा टेक्नोलॉजीज पर। कैश मार्केट में आपको बढ़िया मोमेंटम दिख रहा है। आइए सुमित जी के पास चलते हैं और लेते हैं सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, सेल कॉल मेरे रडार पे आया है। मेटल स्टॉक के अंदर अभी सडनली सेलिंग का प्रेशर स्टार्ट हुआ है। तो जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है उसका भाव चल रहा है 310.50, 310.80, 310 रुपया 50 पैसा। स्टॉक का नाम है वेदांता। वेदांता के अंदर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। वैसे भी स्टॉक के अंदर पिछले 3 दिनों से ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिला है। अभी जस्ट वेदांता कल का लो ब्रेक कर रहा है, तो वेदांता के अंदर यहां से नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं। मेरे को लग रहा है कि वेदांता के अंदर यहां से नीचे में जो पहला टारगेट बनेगा 306 रुपए का बनेगा, दूसरा टारगेट बनेगा 301 रुपए का बनेगा। वेदांता के अंदर 314, 315 ये स्टॉक का ऊपर में रेजिस्टेंस है। 314 के स्टॉप लॉस से वेदांता में यहाँ पे बिकवाली करे 306 रुपया, 301 रुपया, ये 2 टारगेट्स जल्दी शॉर्ट टर्म में वेदांता में देखने को मिल सकते हैं। तो बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा वेदांता। बेच के चलिए वेदांता, ये आपके लिए राय आई है सुमित जी की तरफ से। स्टॉक में आपको प्रेशर दिख रहा है, बट कैपगुड्स इंफ्रा ये एक स्पेस है जो आपको इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग दिख रही है। आज सुबह बात भी चल रही थी 1-2 काउंटर्स की। सीमेंस एक बार फिर से मोमेंटम में है। हिमांशु जी जरा देखें सर, सीमेंस में एक मूव भी आ रही है, डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है इस समय, 2% ऊपर सीमेंस का काउंटर। गुड आफ्टरनून टू यू दी। देखिए बिल्कुल एक बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है सीमेंस की अगर मैं बात करता हूं तो। हालांकि हायर लेवल से थोड़ा सा एक्सपायरी के चलते प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है, क्योंकि 3300 के आसपास काफी अच्छी कॉल राइटिंग थी, देखने को मिली थी, जिसके चलते आज की रैली थोड़ी स्टॉल होती हुई नजर आई है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि 3220, 3240 के आसपास जब भी स्टॉक में डिप मिले यहाँ पर खरीदारी करके चला जा सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि मार्च सीरीज में ये स्टॉक 3500 के भी पार जाने की तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है। 3500 के लेवल्स आ सकते हैं अगली सीरीज में। ये है हिमांशु जी की बोल्ड प्रेडिक्शन, नजर रखिए। आज बढ़िया एक्शन में है, 2.5% ऊपर अभी कैश में आपको सीमेंस ट्रेड करते हुए दिखेगा। एनटीपीसी, बंसल जी एक तो आपको और कुणाल जी को बधाई सर, 170 के लेवल पर आज सुबह बात करी थी। 173.5 का आपने पहला टारगेट और 176 की बात करी थी। फ्यूचर्स को पुल अप कर लेते हैं। वहां पर पहला टारगेट तो आपका हिट हो गया है सर, पहले टारगेट पर ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अब जरा रिवाइज लेवल्स बताएं एनटीपीसी के लिए, क्या करना है इसमें? दिपांशु, क्लियरली यहाँ पर होल्ड करना चाहिए। बढ़िया टेक्निकल स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर बने रहने की राय है। स्टॉप लॉस को 171 पे ले जाएं, और दिपांशु यहाँ पर लगता है कि 177 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो जो लोग होल्ड कर सकते हैं उनको होल्ड की राय है फॉर अ टारगेट ऑफ 177। 177 के फ्रेश टारगेट्स अब आपके बोल रहे हैं। पहला टारगेट इस पर हो चुका है हिट, यहाँ पर रखिए नजर। 1-2 कंजम्पशन नेम्स में भी आज आपको एक मूव आती है दिखी, और उसमें मैरिको एक इंटरेस्टिंग है। मैरिको, डाबर, ब्रिटानिया, इन तीनों में आपने अच्छा एक्शन देखा है। एचयूएल भी सुबह ठीक ठाक ट्रेड कर रहा था, बट मैरिको सबसे आगे है इस समय। एग्जैक्टली 500 का लेवल क्रॉस किया। आज सुबह पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आई थी मैरिको पर। वागली साहब जरा देखेंगे, मैरिको यूजुअली इतना ट्रेडिंग में फोकस में नहीं आता, बट आज अच्छी मूव है और बाकी एफएमसीजी को लीड कर रहा है सर।
दीपांशु, सही कहा आपने, ये ट्रेडिंग स्टॉक है नहीं, लेकिन एक सपोर्ट एरिया जो कि नियरली अराउंड 480 485 के आसपास है। आई थिंक कल का बॉटम 486 का था, तो ये यहाँ से बाउंस बैक होना है। ये बाउंस बैक 515 520 तक हो सकता है। अभी 500 का भाव है। पोजिशनली 515 520 के लिए आपको 2 से 3 दिन के व्यू से अगर लेना है तो ये बाउंस बैक के लिए प्ले कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 490 का होना चाहिए। बहुत ज़्यादा रिस्क टू रिवॉर्ड पॉजिटिव नहीं है, और ये माहौल में मुझे ज़्यादा साइडवेज मूव लगता है रादर देन अप मूव। तो मतलब नहीं भी लेंगे तो चल जाएगा। ओके, तो ये है आपके लिए मैरिको, जहां पर आपको रखनी है नजर। एक बार जरा डाउ फ्यूचर्स को पुल अप करते हैं, और आई थिंक ये मेन रीजन है क्यों हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी वापस आपको नेगेटिव टेरिटरी में आते हुए दिख रहे हैं। 225 अंकों की गिरावट आपको डाउ फ्यूचर्स में दिख रही है। 150 पॉइंट्स का कट नैस्डैक फ्यूचर्स में दिख रहा है। अब ये एक दिन की छुट्टी के बाद अमेरिकी बाजार आ रहे हैं, कुछ और डर है पता नहीं, बट एक डर जो है पुतिन साहब की स्पीच को लेकर। एक्सपेक्टेड टाइम तो स्पीच बस 5 मिनट में शुरू होने की संभावना है। अब रशिया है, कब टाइम पर होता है पता नहीं, बट एक्सपेक्टेड टाइम है कि अगले 5-6 मिनट में स्पीच शुरू हो जाना चाहिए। उससे पहले बाजार थोड़े और हल्के हो रहे हैं, नर्वस हो रहे हैं, या कुछ और फैक्टर है पता नहीं, बट डाउ फ्यूचर्स में आपको सडनली वीकनेस आती हुई दिखी, और निफ्टी और बैंक निफ्टी भी वापस नेगेटिव टेरिटरी में आ गए हैं। तो वॉलेटाइल थोड़े बाजार ज़्यादा हो रहे हैं इस मेजर इवेंट के पहले, और उसका इम्पैक्ट भी सीधा सीधा आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिख रहा है। तो इंतजार है पुतिन साहब की स्पीच का, कमजोरी आपको स्क्रीन पर बनती हुई दिख रही है। आइए, हिमांशु जी की तरफ से एक ट्रेडिंग कॉल भी है तैयार। बिगुल हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। जो बिकवाली करके चलना है कॉनकॉर के फ्यूचर्स में, जिसका करंट भाव है 598 रुपए का यहाँ, और 600 रुपए पर मिलता है तो पोजीशन को और ऐड करें। स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 606 रुपए का। लोअर एंड पर मेरा टारगेट यहाँ पर रहेगा 585 और 580 रुपए का, और ये टारगेट्स मुझे लगता है कि कल तक आते हुए नजर आ सकते हैं। कॉनकॉर का अगर चार्ट सेटअप देखें दीप, तो यहाँ पर 2 हफ्तों के जो लोज थे वो कटते हुए नजर आए हैं। मोर इंपॉर्टेंटली 600 के स्ट्राइक की जो पुट राइटरी था वो उसमें एक्सपायरी से जस्ट पहले अनवाइंडिंग होते हुए नजर आ रही है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा जो सेलिंग है वो एग्जेजरेट हो सकती है, और स्टॉक 585 580 रुपए तक के लेवल्स दिखाने का पोटेंशियल रखता है। तो कॉनकॉर के फ्यूचर्स में बिकवाली करके चलने की सलाह। कॉनकॉर के फ्यूचर्स में करें बिकवाली, यह है आपके लिए हिमांशु जी की तरफ से राय। अभी 600 का लेवल तोड़ा भी है इसने, और 580 और फिर 550 तक के पोजिशनल टारगेट्स भी आपको 500, माफ कीजिए हिमांशु, 585 और 580 के टारगेट्स बोला, राइट सर? जी 585 और 580 टारगेट्स हम चेंज कर लेते हैं एक बार। सेल कॉल आ रहा है 585 और फिर 580, ये 2 टारगेट्स होंगे जहां पर आपको रखनी है नजर हिमांशु जी की तरफ से सेल कॉनकॉर। आइए सुमित जी के पास चलते हैं, सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दिवांशु, सेल कॉल रडार पे आया है। बैंकिंग स्टॉक्स में वैसे ही दबाव है। बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर यहां से और लगता है नीचे के लेवल देखने को मिलेंगे। आज का लो ब्रेक हुआ तो और सेलिंग प्रेशर आएगा। तो जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है उसका भाव चल रहा है 232 रुपया, 231 रुपया 50 पैसा। स्टॉक का नाम है बंधन बैंक। बंधन बैंक के अंदर सेलिंग प्रेशर है, बंधन बैंक के अंदर वैसे भी दबाव है, और आज भी स्टॉक के अंदर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। पिछले 4 से 5 दिनों के लो ब्रेक कर रहा है। यहाँ पे सीएमपी पे बिकवाली करें। बंधन बैंक का जो ऊपर में रेजिस्टेंस है 236 238 के पास है। 236 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के बंधन बैंक में बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं बंधन बैंक में, ये हफ्ते में या 2-3 दिनों के अंदर 225 रुपए का इसका पहला टारगेट बनेगा, 221 रुपए का इसका दूसरा टारगेट बनेगा। बिकवाली करें 236 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के बंधन बैंक में 225 और 221 के टारगेट्स के लिए 1 से 2 दिनों के लिए या 2 से 3 दिनों के लिए ये व्यू रहेगा। सेल कॉल्स आपके लिए बढ़ती जा रही हैं। अब आपके कैनरा बैंक वागले साहब ने शुरुआत करी, उसके बाद वेदांता, फिर हिमांशु जी का कॉनकॉर, और अब सुमित जी को बंधन बैंक पर भी सेल करना है। तो 4 कॉल्स और चारों सेल आपको आती हुई दिख रही है नेगेटिव टेरिटरी में। बाजार भी इस समय फिसल रहा है। आइए एक स्टॉक की बात करते हैं जो सुबह तो पॉजिटिव एक्शन में दिखा रहा था, अभी भी ठीक ठाक है। सुबह जैसी मजबूती तो इसमें कायम नहीं है, बट एनएमडीसी पर रखते हैं नजर, और क्या है फैक्टर्स जिसकी वजह से ये स्टॉक फोकस में रहना चाहिए, आइए जानते हैं वरुण के साथ। वरुण बताइए। तो दीप, फैक्टर ये है कि जो आयरन ओर की कीमतें हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में, उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिली है। इनफैक्ट एसजीएक्स पे अगर आप देखेंगे तो आयरन ओर की जो कीमतें हैं, फ्यूचर जो है $130 के पार जा चुका है। डायलन एक्सचेंज पे भी अगर आप देखेंगे तो इसमें अच्छी खासी तेजी देखने मिली है। इनफैक्ट आयरन ओर की जो कीमतें हैं 8 महीने के उच्चतम स्तर पे पहुंच चुकी है।
ओवरनाइट अगर आप देखेंगे तो करीब 3-3.25% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली है और पिछले एक हफ्ते में 8 से 9% के आसपास की रैली जो है वो आयरन ओर की कीमतों में आ चुकी है। अब ऐसा क्यों है? देखिए, चाइना जो रीओपन हो रहा है, सबसे बड़ा फैक्टर तो यही है जिसकी वजह से ओवरऑल स्टील की डिमांड जो है उसमें बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके चलते आयरन ओर की कीमतें बढ़ रही है। मार्च और अप्रैल में स्टील की प्रोडक्शन जो है उसमें और बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है और इन्वेंट्री लेवल जो अभी फिलहाल आयरन ओर के है वो काफी कम है। करीब 35 मिलियन टन के आसपास की कमी जो है वो आयरन ओर की इन्वेंट्री में है और 2016 के बाद से सबसे कम लेवल पे जो इन्वेंट्री है वो पहुंच चुकी है। पिछले साल के मुकाबले इस साल अगर आप आयरन ओर की ओवरऑल प्रोडक्शन देखेंगे तो वो भी 30% कम रहने का अनुमान है। तो कहीं ना कहीं ये सारे फैक्टर्स है जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि आयरन ओर की जो ओवरऑल कीमतें हैं, इनफैक्ट केवल अभी से नहीं, अक्टूबर नवंबर से अगर आप देखेंगे तो वहां पे अच्छी खासी रैली चालू हो गई थी और तब से करीब 60-70% के आसपास की रैली हुई है। लेकिन पिछले एक हफ्ते में 8 से 9% के आसपास की रैली हुई है। बीएचपी के भी जो नतीजे आए, नतीजे तो इतने खास नहीं थे, लेकिन जो उन्होंने कमेंट्री में कहा कि आगे चल के आयरन ओर की जो ओवरऑल डिमांड है वो काफ़ी अच्छी रहने वाली है। इनफैक्ट कुछ रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था जिसमें गोल्डमैन की एक रिपोर्ट है, उनका कहना है कि 2023 की दूसरी तिमाही में आयरन ओर की जो कीमतें हैं उसमें करीब 20% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिलेगी। $150 के आसपास का उनका लक्ष्य है। हालांकि उनका कहना है कि उसके बाद आयरन ओर की कीमतें फिर सॉफ्ट होगी और साल के अंत तक 105 से $90 के आसपास भी जा सकती है। लेकिन एक बारी आयरन ओर की कीमतें जो है $150 को पार करने वाली है। यूबीएस का हालांकि थोड़ा चिंताजनक बयान है। उनका कहना है कि $95 के आसपास का उन्होंने लक्ष्य रखा है। उनका कहना है कि स्टील की मांग चाइना से अच्छी है, लेकिन जो प्रॉपर्टी क्राइसिस है चाइना में, शायद वो ओवरऑल डिमांड को थोड़ा बहुत हर्ट कर सकती है और इसके लिए उनका $95 का यहाँ पे लक्ष्य है। लेकिन गोल्डमैन कह रहा है कि एक बार तो आयरन ओर के दाम जो है $150 के पास जा सकते हैं। ओके, तो आयरन ओर के दाम बढ़ेंगे और आपने अभी SGX पे आयरन ओर के दाम बढ़ाए। हाँ, SGX में निफ्टी के अलावा आयरन ओर भी ट्रेड होता है आनंद जी, फ्यूचर्स। अच्छा, और क्या क्या ट्रेड? डायलन एक्सचेंज पे भी देखा, 8 से 9% दोनों पे बढ़े हैं। चलिए, तो बिल्कुल पूरी तरह से रिसर्च करके आपके सामने आए हैं वरुण, और सारे जितने एक्सचेंजेस जहां एक्टिवली ट्रेड होता है आयरन ओर, वहां पर सब जगह दाम बढ़ते हुए दिख रहे हैं और उसका असर आप देख रहे हैं NMDC के स्टॉक पर भी। NMDC के दिन ठीक चल रहे हैं। NMDC स्टील की भी लिस्टिंग अच्छी हो गई। 2 दिन से सर्किट भी चल रहा है, 5% ऊपर का सर्किट भी चल रहा है। लेकिन बाजार का मूड माहौल थोड़ा सा बिगड़ा है डाउ फ्यूचर्स को देखकर। जो डाउ फ्यूचर्स 250 नीचे है, नेस्डेक फ्यूचर्स 150 पॉइंट नीचे है, उसका असर आप देखेंगे अब निफ्टी दिन के लो पॉइंट की तरफ आ रहा है और बैंक निफ्टी भी 40,650 के आसपास पहुंचता हुआ दिख रहा है। पिछले 1 मिनट में ही बैंक निफ्टी जोर से 50-75 पॉइंट नीचे गिरता हुआ दिखा है। तो थोड़ा दबाव अब ग्लोबल मार्केट्स के चलते बनता हुआ दिख रहा। आइए ऐसे में मुलाकात की जाए सेठी साहब से, सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सेठी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताएं सर, क्या है इरादा? गुड आफ्टरनून अनिल जी। गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, बाजार तो बहुत ही लैकलस्टर है। जब लगता है बाजार में एक तेजी होने वाली है, उसी समय रिवर्स होके घट जाते हैं और जब लगता है कि वीकनेस होने वाली है, उसी समय रिवर्स होके फिर थोड़ा बढ़ने लगता है। अभी क्या लग रहा है फिर? अनिल जी, अभी तो ये बीच भी है अनिल जी, ना बढ़ा हुआ है ना घटा हुआ है। तो अभी तो क्या एक मेजर स्टेटमेंट आना है, पुतिन साहब की स्पीच क्या आती है। अभी अगर आप बता दो कि आपको क्या लग रहा है तो फिर हम सोच ले कि उसके विपरीत होगा। नहीं अनिल जी, देखिए बाजार का तो बोलना मुश्किल है, बट स्टॉक्स बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं अनिल जी। कैश मार्केट के स्टॉक्स है और उनमें बिल्कुल उनमें खरीदारी करने की सलाह। तो 2 कैश के स्टॉक्स है जिनमें खरीदारी करनी है आज में। बिल्कुल, कैश मार्केट के स्टॉक्स दमदार प्रदर्शन कर रहे हैं। कल शाम के शो में ही डेटामेटिक्स भी खरीदारी करने की राय सेठी साहब की तरफ से थी और 315 वाला स्टॉक 330। इस खराब मार्केट में भी टारगेट अचीव होता हुआ दिखा है। तो डेटामेटिक्स के लिए बधाई सेठी साहब। अब बताएं आपका आज का स्टॉक पहला वाला कौन सा है? बिल्कुल अनिल जी, थैंक यू फॉर डेटामिक्स। कल इवनिंग शो में दिया था इंट्राडे पिक आज की 315 वाला, आज सुबह 340 तक के लेवल थे, टारगेट अचीव हो गए। अनिल जी, जो आज का पहला स्टॉक है, स्टॉक का नाम है सिरमा SGS, जो 263-64 के लेवल पे अभी ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक एक नई लिस्टिंग है। ये कंपनी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के सेगमेंट में ऑपरेट करती है, जहाँ पे मेनली इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है और यहाँ पे ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स है, फिर RFID मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन प्रोडक्ट्स बनाती है, मदरबोर्ड्स है, USB ड्राइव्स, ये सब प्रोडक्ट्स बनाती है। 200 से ज्यादा कस्टमर्स है। क्लाइंट लिस्ट बहुत ही अच्छी है। TVS मोटर्स है, बॉश है, HUL, यूरेका फॉक्स, इन सबको कैटर करती है। 55% से ज्यादा इनका रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है। फंडामेंटल्स अच्छे हैं। FIs DIs भी बुलिश है, अराउंड 12.5% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें फ्रैंकलिन है,
कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, फिर आईसीआईसीआई प्रू वगैरह ओन करते हैं। दिसंबर तिमाही भी अच्छी थी, 15 करोड़ का पैट आया, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 11 करोड़ के पैट के सामने 15 करोड़ का पैट। मुझे लगता है इस खराब बाजार में इस तरह के स्टॉक्स पे निवेश करना चाहिए। जब कभी सेंटीमेंट सुधरेंगे ये सब स्टॉक्स अच्छा करने चाहिए। इसके भी ईयरली हाईज थे अराउंड 350 के आसपास, वहां से अच्छा खासा करेक्ट होकर इन लेवल्स पे ट्रेड करता है। तो यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह, 280 का शॉर्ट टर्म टारगेट है, 255 का स्टॉप लॉस रखना है। ओके, ये है आपके लिए सिरमा एसजीएस। ये हाल ही की लिस्टिंग वाला स्टॉक अब लगातार सुर्खियों में आता हुआ दिख रहा है, खरीदारी की राय भी बनती हुई दिख रही है। तो पहला स्टॉक आज सेठी साहब का यहीं पर। दूसरा शेयर बताएं सर। दूसरा स्टॉक अनिल जी एक डिफेंस स्टॉक है। स्टॉक का नाम है कोचिन शिपयार्ड, जो अभी 485 के लेवल्स पे ट्रेड करता है। अनिल जी कल मैंने इसी सेगमेंट से भारत डायनेमिक्स रिकमेंड किया था करीबन 865-870 के लेवल पे। आज वो स्टॉक 930 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कोचिन शिपयार्ड भी एक बहुत ही दमदार कंपनी है, भारत का पहला शिपयार्ड है मेनली शिप बिल्डिंग के कारोबार में, और उसके अलावा डिफेंस के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह बनाती है। फिर क्लाइंट लिस्ट देखेंगे, जबरदस्त क्लाइंट लिस्ट है, इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड, फिर आपके अबू धाबी की जो नेशनल पेट्रोलियम कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो भी इनकी क्लाइंट लिस्ट में आती है। सरकार का जिस तरह से डिफेंस पे, मेक इन इंडिया पे फोकस है, कंपनी अच्छा करेगी। एक जबरदस्त ऑर्डर बुक है, करीबन 15,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है। फंडामेंटल्स अच्छे हैं, अच्छे रिटर्न रेशियोज है, अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, डिविडेंड यील्ड भी अराउंड 3.45% की है। हाँ अनिल जी, इसमें कल ये स्टॉक एक्स डिविडेंड होने जा रहा है, 7 रुपए से एक्स डिविडेंड होगा। तो कल अगर 7 रुपए नीचे खुले तो घबराने की बात नहीं, और 7 रुपए डिविडेंड का एडजस्टमेंट रहेगा। बाकी पिछले साल कंपनी ने 16 रुपए 60 पैसे का डिविडेंड दिया हुआ है और अच्छा स्टॉक है। मुझे लगता है करंट लेवल्स पे इसमें भी खरीदारी करनी चाहिए। हाइट से करेक्ट हुआ है 687 की इसके हाइट से ईयरली हाइट, यहाँ पे खरीदारी करें। 505 का शॉर्ट टर्म टारगेट है, 475 का स्टॉप लॉस रखना है। तो कोचिन शिपयार्ड कल डिविडेंड एडजस्टमेंट भी होगा, तो उस हिसाब से आप तैयारी कर लें और उस हिसाब से अपने लेवल्स को भी थोड़ा समझ लें। अदरवाइज 505 के टारगेट्स के लिए सेठी साहब को है ये काउंटर पसंद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, 2 कॉल से निकले, सिरमा एसजीएस और कोचिन शिपयार्ड। बाय द वे पुतिन साहब का स्पीच शुरू हो चुका है, शुरू हो गया। ओके, क्लोजली ट्रैक करेंगे, अब उन्हीं की भाषा में है, तो अगर कुछ इंग्लिश ट्रांसलेशन आता है हमारे सामने या फिर जो भी लाइंस निकल कर आती हैं आपको हम इसके बारे में जरूर बताएंगे। बहुत सारे लोग संसद में है ना, संसद में इनकी संसद ऐसी कैसी है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे ग्राउंड में कोई हो, या आई थिंक मे बी कुछ हॉल वॉल में कर रहे होंगे, क्या मालूम। हॉल भी नहीं, ऐसा बाहर सेटअप लगाया हुआ ऐसा लग रहा है। अब रशिया है सर। अच्छा, अभी अब तो हम बोल भी नहीं सकते, हमारे कैमरामैन को पूरा दिखाओ, ये तो वहीं से जैसा आ रहा है वैसा ही। हाँ, ऐसा दिखा जरूर था। तो चलिए आप खाली ये देखिए कि कितने लोग हैं जो उन्हें ध्यान से सुन रहे हैं, न सिर्फ रशिया के बल्कि पूरी दुनिया के लोग। तो पूरी दुनिया। लेट्स सी क्या कह रहे हैं। जैसे जैसे हमें समझ में आएगा कि उन्होंने क्या कहा, उनका जो अंग्रेजी अनुवाद जो आएगा वो हम आपके सामने हिंदी में करके रखते रहेंगे, तब तक आप उनके दर्शन कीजिए। एब्सोल्युटली। तो चलिए पुतिन साहब बात कर रहे हैं, तब तक अनिल जी की मार्केट स्ट्रैटेजी ले लेते हैं। अनिल जी, आई थिंक ये पुतिन साहब के स्पीच का ही है कि कोई जैसी स्पीच शुरू होना था 5 मिनट पहले डाउ फ्यूचर्स में हमने तेज गिरावट देखी। अब ऑलमोस्ट 250 अंक नीचे आ गए, 150 अंक नीचे थे, वहां से आपने तेज गिरावट देखी। नास्डैक फ्यूचर्स देखिए सर, 1.5% ऑलमोस्ट 1.25% नीचे 150 पॉइंट का कट आ रहा था। थोड़ा अमेरिकी फ्यूचर्स और ज्यादा कॉशियस हो रहे हैं पुतिन साहब के स्पीच से पहले। यूरोप में भी कमजोरी दिख रही है, 1 से 1.25% की गिरावट यहाँ पर भी आपको दिख रही है। तो कॉशियस मूड में है ग्लोबल बाजार, हम भी ऊपर से फिसल कर अब वापस नेगेटिव टेरिटरी में आ गए। क्या करना है सर? इंतजार इनके भाषण का, अच्छा कहते हैं, बुरा कहते हैं या कुछ नहीं कहते हैं, उसके बेसिस पे थोड़ा डायरेक्शन वहाँ लेने की कोशिश करेंगे। ये तो भाषण की बात हुई है, लेकिन भाषण को डाउ फ्यूचर्स को अलग रख के छोड़ा, इसीलिए मैं 2 बजे बात भी कर रहा था। कोई बड़ी बात नहीं कि डाउ फ्यूचर्स कम ज़्यादा हो जाए, 200 वाले बढ़ भी जाए, 150 वाले घट के देखो 250 भी आ गया। अगर डाउ फ्यूचर्स एक बार जो भाषण से प्रभावित होंगे उसको अलग करके खाली डेटा के बेसिस पे देखें तो फिर से एक बार न 17,800 के नीचे आप बंद होंगे, न 17,900 के ऊपर। ये डेटा में नज़र आ रहा है। 17,800 के पुट पर 78 लाख शेयर हैं, ठीक है, और वहाँ पर आते आपको हल्का फुल्का सपोर्ट मिलेगा। 800-825 आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा, जिसके आसपास आप है। वर्स्ट केस सिनेरियो में 17,775। सो बेसिकली 17,775, 17,825 ये 50 पॉइंट की रेंज होगी आपके लिए बचे हुए समय के लिए सपोर्ट। 17,875, 17,925 ये 50 पॉइंट की रेंज होगी आपके लिए रुकावट की। इस रेंज के किसी और तरफ बाहर निकलेंगे तो 50 पॉइंट का मूव और हो सकता है, जो आज होने की संभावना है कम। फिर से नोट कर लीजिए, बोल रहा हूँ 17,775, 17,825 50 पॉइंट की रेंज है सपोर्ट। 17,975, 17,875, 17,925 ऊपर रुकावट कीजिएगा।
17,900 के ऊपर बंद नहीं हो पाएंगे, ये भी आपको भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि 1.25 करोड़ शेयर वहाँ पर बैंक निफ्टी में कॉल राइटर्स खड़े हैं, वो दबाव बनाने का काम करेगा। तो बेस्ट केस सिनेरियो दीप अपना वही है, क्लोजिंग पे आप 17,850 होल्ड कर लो, लगभग उसके आसपास 5-15 पॉइंट ऊपर नीचे ठीक है, पर 17,850 के आसपास क्लोजिंग हो रही तब भी अपन बुरे नहीं है, ठीक है। बैंक निफ्टी आज समस्या तो यहाँ भी है बिल्कुल, लेकिन ऐसा लग रहा है कि 40,500 को बैंक निफ्टी होल्ड करने की कोशिश करेगा क्लोजिंग बेसिस पर, जो कि स्टॉप लॉस भी है आपका क्लोजिंग वाला। 40,500 के पुट पर 38 लाख शेयर हैं और 41,000 के ऊपर इसके बंद होने का इरादा है नहीं, वहां पर 55 लाख शेयर हैं। जो बैंक निफ्टी के डेटा दिख रहे हैं दीप की 40,500 से 40,600 की रेंज में ये लेगा सपोर्ट बचे हुए समय के लिए खरीदारी का, और 40,800 से 41,000 इस रेंज में रुकावट आएगी। तो 200 पॉइंट की रेंज है रुकावट के लिहाज से, 100 पॉइंट की रेंज है सपोर्ट के लिहाज से। फ्रेश कमजोरी 40,500 के नीचे और फ्रेश मजबूती अगर बननी है तो 41,000 के ऊपर, तब तक ये इसी रेंज में रहने वाला है जी। ठीक है, तो रेंज में ही रहने वाला है। पुतिन साहब का भी मेन लाइन आ गई है, जो मिलिट्री कैंपेन चल रहा है यूक्रेन में वो जारी रहेगा। आई डोंट थिंक ये इतना बड़ा सरप्राइज है, मालूम ही था कि वो बोलने वाले हैं। इसके आगे क्या बोलते हैं वो इंपॉर्टेंट रहेगा, बट यूक्रेन का मिलिट्री कैंपेन जारी रहेगा, ये पुतिन साहब की तरफ से पहला बयान आ रहा है। ये चोपड़ा साहब भी हैं हमारे साथ तैयार और करते हैं उनका स्वागत। चोपड़ा साहब, एक बार जरा मार्केट पर ही आपकी राय लेना चाहूंगा। पुतिन साहब का स्पीच भी चल रहा है, ग्लोबली कल फेड के मिनट्स भी आएंगे, बाकी भी एक्शन पर नजर है, बट ये जो इतनी छोटी सी रेंज में हम अटके हुए हैं, लगातार कंसोलिडेट कर रहे हैं 1-1.5 महीने से, जरा एक बार बाजार पर अपना भी नजरिया दें सर। जी, गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून। मेरा ये मानना है कि मार्केट जो झटके सह रहा है वो कहीं ना कहीं उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा है। जब भी टाइट रेंज में मार्केट फंसता है तो इसका मतलब एक तरह से ये देख सकते हैं कि जब नीचे नहीं जा रहा, काफ़ी खराब न्यूज़ आई, इवन अदानी का जो इतना बड़ा ये समस्या आई अदानी समूह की, उसके बावजूद भी बाजार नीचे से संभला। तो मेरा ये मानना है कि अगर मैं ब्रॉड तौर पे देखूं तो 17,600, 18,200, 18,300 की रेंज में, 400-500-600 पॉइंट की रेंज में मार्केट काफ़ी समय से है, और ये अच्छा भी है क्योंकि किसी भी लंबी तेज़ी या मंदी के बाद अगर कंसोलिडेशन होता है तो मार्केट्स के लिए अच्छा है। अगर वो जो की लेवल्स है अगर वो तोड़ के 17,500 के नीचे कभी क्लोज करे तो 17,100, और हो सकता है फिर हम लोग 16,600 और 16,000 की तरफ भी जाते हैं, मगर मार्केट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस दे रहा है। दूसरी बात, अभी जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस हैं, जैसे जो बाइडेन अनअनाउंस्ड पहुंच गए यूक्रेन, और जब लड़ाई शुरू हुई थी तब भी ऐसा ही हुआ था कि कुछ अनअनाउंस्ड हुआ था जिसकी वजह से पुतिन को दिक्कत हुआ और उन्होंने वॉर छेड़ दिया। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं, थोड़ा जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं या जो इंस्टेबिलिटी है वो भी बाजार को टेंटर हुक्स पर रखा हुआ है, और मुझे नहीं पता ये क्या आज बोलेंगे, क्या यहाँ से एस्केलेशन हो सकता है वॉर में, ये एक संभावना है। ये भी बातें हो रही हैं कि चाइना सपोर्ट करेगा रशिया को, और चाइना अपने आप में भी एक बहुत बड़ी ताकत है, तो चाइना अगर रशिया को सपोर्ट करने लगता है तो फिर ये लड़ाई और लंबी खींचेगी, और निश्चित रूप से दिक्कतें हैं। अभी हमने कमोडिटी प्राइसेस में थोड़ा कूल ऑफ देखा, चाहे वो मेटल्स हों, चाहे वो ऑयल हो, तो इसकी वजह से जो इन्फ्लेशन का जो समस्या आ रहा था वो थोड़ा कूल ऑफ होता दिख रहा है, और सब लोग ये कह रहे हैं कि शायद अब इंटरेस्ट रेट बढ़ने कम हो जाएं या बंद हो जाएं। तो ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं वॉर के साथ और ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशंस के साथ। यही बाजार की चिंताएं हैं, और बाजार को समझ नहीं आ रहा कि क्या डायरेक्शन लेना है, क्योंकि यूएस में भी जो डेट सीलिंग है वो हिट हो गई है। आज सुबह भी आई थिंक आपके किसी शो पे बातचीत हो रही थी कि जो डेट सीलिंग एक बहुत बड़ी समस्या है। इन्फ्लेशन तो चलो है ही जो नीचे अब थोड़ी सी टेपर कर रही है, मगर जो कर्जा है वो बहुत बढ़ता जा रहा है, और इस सारी चीज़ों के बीच में यूएस लगातार यूक्रेन को पैसा दे रहा है, आर्म्स एंड एम्युनिशन दे रहा है, तो अपना कर्जा बढ़ा के ऐसा काम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एक इंस्टेबिलिटी है मार्केट में, कुछ चिंताएं हैं, और जब तक ये चिंताओं के काले बादल नहीं हटेंगे, मुझे नहीं लगता मार्केट कोई डिसाइसिव डायरेक्शन लेगा। और मगर इसमें हमें पॉकेट्स ऑफ एक्सेलेंस देखते रहना है, और कहीं कहीं चीज़ें जो अच्छी मिलती हैं, अच्छी कंपनीज हैं, मौके हैं, वो ढूंढते रहना है। और मेरी भी नज़र में एक आध शेयर है, अगर आप अलाउ करें तो मैं बोलूँ। सर बताएं, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से या ट्रेडिंग के लिहाज से? अनिल जी, आपको याद होगा 1-1.5 हफ्ते पहले मैंने सिम्फनी रिकमेंड किया था जी, और वो इसलिए था कि एकदम से बहुत तेजी से गर्मी बढ़ी है, और हमें भी अपने ऑफिस में एसी चलाना पड़ा है क्योंकि गर्मी सडनली बढ़ गई है।
इवन दिल्ली में। तो मेरा ये मानना है कि अभी अभी तो फरवरी चल रही है, आने वाले 3-4 महीने बहुत गर्म रहेंगे। तो इसी से रिलेटेड एक कंपनी है एम्बर एंटरप्राइजेस। इसमें एक बहुत अच्छा खासा करेक्शन हम देख चुके हैं एम्बर में, और दर्शकों के लिए मैं बताना चाहता हूँ, एम्बर प्राइमरली एयर कंडीशनर्स बनाता है बड़े ब्रांड्स के लिए, और काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो मुझे लगता है कि एम्बर एंटरप्राइज काफ़ी लगभग 4000 से अभी 1900 की रेंज में अभी ट्रेड कर रहा है। यदि कोई लंबी अवधि तक या मीडियम अवधि तक भी रखना चाहता है, मई जून तक, तो भी यहाँ पर अच्छी तेजी बन सकती है। यहाँ से ये 2300-2400 तक भी जा सकता है। मगर शॉर्ट टर्म में भी मुझे लगता है, जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है, जिस तरह से मुझे लग रहा है एसीज की डिमांड आने वाली है, तो एम्बर एंटरप्राइजेज जैसे शेयर में अच्छी तेजी बनेगी। तो एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, शॉर्ट टू मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एम्बर मुझे अच्छा लगता है। कंपनी अच्छी है, स्ट्रांग है, फाइनेंशियल्स भी ठीक है, और मुझे लगता है कि गर्मी की थीम को प्ले किया जा सकता है। तो एम्बर में खरीदारी करें फॉर अ टारगेट ऑफ 2200-2300। ओके, तो अंबर एंटरप्राइजेज या एम्बर एंटरप्राइजेज जो भी आप कहें, यहाँ खरीदारी करने की राय है चोपड़ा साहब की तरफ से। 2300 और 2400 ये दो टारगेट लेकर निवेश करें आप, ये है आपके लिए राय। धन्यवाद सर, ये बेहतरीन पिक बताई आपने। और आइए अब बिगुल है वागले साहब के लिए, वागले का वंडर। बताएं सर। अनिल जी, अनफॉर्चुनेटली सेल कॉल ही है, मार्केट होल्ड नहीं कर रहा है। श्रीराम फाइनेंस ने मल्टीपल सपोर्ट्स जो कि 1230, 1225 ये रेंज में 3 से 4 स्विंग लोज है, ये ब्रेक किए हैं। अभी 1220 के आसपास का भाव है, यहाँ पर बेचे 2-4-5 रुपए ऊपर जाता है और बेचे। 1235 का स्टॉप लॉस होगा, और मुझे लगता है ये 1180 तक जाने के लिए तैयार है। ये व्यू 1 से 2 दिनों के लिए है। श्रीराम फाइनेंस ये है वो स्टॉक जहां पर बिकवाली करने की राय वागले साहब की तरफ से 1235 पर फ्यूचर्स पर लगाए स्टॉप लॉस, टारगेट बनेगा 1180 का। स्टॉक कमजोर होता हुआ दिख रहा है आज के सेशन में आपके सामने। आइए 2:45 का वक्त, फिर से करेंगे मुलाकात भसीन साहब से। भसीन साहब, बहुत बहुत स्वागत है। रिकवरी की कोशिश, उतार चढ़ाव के बीच है बाजार में कारोबार, बताएं सर व्यू और साथ ही आपकी तरफ से अपडेट्स। हाँ, गुड आफ्टरनून अनिल जी। बिल्कुल, देखिए, लाइटनिंग डजंट स्ट्राइक ट्वाइस। अब हर साल ये तो पुतिन और जो बाइडन का डिफीट हो गई। जो बाइडन हैज बीन डिफीटेड बिकॉज ही कुड नॉट कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड पुतिन कुड नॉट टेक ओवर यूक्रेन। तो ये कोई बात नहीं है, ये तो अपने लॉरल्स बता रहे हैं। और आपको ये बता दूं कि दिस इज द बेस्ट टाइम टू बाय इंडिया, क्योंकि आपको सस्ता तेल मिलते रहेगा, और ये जो रेटरिक है ये 2 दिन में शांत हो जाएगी। शेयर मार्केट्स आर वेरी मैच्योर। मंडे से न्यू तेजी जो बोलते हैं 18,200 के ऊपर, तो तैयारी कर लीजिए। जो कंसोलिडेशन, जो न्यूज थी अब रह गई, अब कुछ नहीं रह गया। अब पुतिन भी हो गया, अडानी भी हो गया, और इन्फ्लेशन भी हो गया। शेयर बाजार अगर अब नहीं चला तो कभी नहीं चला, तो सोमवार से नई तेजी, और हो सकता है 2 दिन में ही आपको कुछ बदलाव दिख जाए। बिकॉज ऑल बैड न्यूज इज इन द प्राइस, लाइटनिंग डजंट स्ट्राइक ट्वाइस, दिस इज द बेस्ट टाइम टू बाय। आपको अपडेट दे दूं, रिलायंस और बीईएल कल के मेरे आउट परफॉर्मर्स हैं, आज भी देखिए टॉप गेनर्स में है। इसके अलावा अल्ट्राटेक एंड बॉश हैव हिट ऑल टाइम हाई, न्यू 52 वीक हाई। तो ये आपको मैं अपडेट भी दे दूं कि जैसे कुछ शेयर नहीं भी चलते, जो चलते हैं उनके लिए भी आपको देखना पड़ेगा। अलॉन्ग विद दैट इज मदरसन सुमी। अब अनिल जी, मैं 3 शेयर कह रहा हूं जो 2-3 दिन के लिए नहीं है, अगले हफ्ते के लिए है। ज्यादा नहीं, 1 हफ्ते के लिए मैं बोल रहा हूं। अगले मंगलवार को इन शेयरों का रिव्यू करना। तीनों बैंक्स हैं, और बैंक निफ्टी पे मैंने 40,700 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस दिया है। 41,500 का टारगेट अभी भी खड़ा हूं। अगले हफ्ते 42,500 आएगा। मनी विल शिफ्ट फ्रॉम IT into banks. Banks are the best place to be because cost of money franchise is rising, is improving, and their credit is improving. So India is the best place to buy, और मैं कॉन्फिडेंट हूं कि ये टाइम लेने का है। आप कहें तो मैं तीनों नाम दो आपको दूं। सर बताएं प्लीज। देखिए अनिल जी, रिपीट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेरे को बहुत पसंद है 525 पे। इसमें जाने को 10 रुपए है, आने को 50 रुपए। तो आप अपने आप देख लीजिए और 1 हफ्ते का टाइम दीजिए। सेकेंड, बैंक ऑफ बड़ौदा 160 रुपए में, जाने में 4 रुपए और आने में 20 रुपए। और थर्ड है IDFC फर्स्ट, जाने में 1 रुपए है 54.5 में, और आने में है 4 रुपए। तो आप अपने आप देख लीजिए। 1 हफ्ते के लिए या तो सिप कीजिए, लेकिन लेके जरूर रखिए। ये तीनों बैंक आउट परफॉर्म करेंगे अगले मंगलवार को।
तीन स्टॉक हैं जहां पर खरीदारी करने की राय बसिन साहब की तरफ से। SBI 525 के आसपास खरीदिए, 515 का स्टॉप लॉस, 575 का टारगेट। बैंक ऑफ बड़ौदा 160 के आसपास खरीदिए, 156 का स्टॉप लॉस और टारगेट बनेगा 180 का। IDFC फर्स्ट बैंक 5450 के आसपास खरीदिए, 5350 का स्टॉप लॉस, 5850 के टारगेट के लिए। ये तीन बैंक्स में खरीदारी करने की राय। इस कमज़ोर बाजार में जो बैंक और बैंकिंग स्टॉक गिरे हैं, यहीं पर आपके लिए बेहतरीन मौका है लोअर लेवल पर खरीदारी करने का। धन्यवाद बसिन साहब ये बेहतरीन पिक्स देने के लिए हमारे दर्शकों को, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 17,850 फिर से निफ्टी और दीप, जैसा हम कह रहे थे 800-825 ये लेने की रेंज है, बिल्कुल नहीं कि बेचने की। और वहीं से देखिए बाजार सपोर्ट लेने की कोशिश करें तो ऐसा नहीं कि बाजार सपोर्ट नहीं ले रहा है। आज का लो देख लीजिए 17,816 का ही है, उसे तोड़ा नहीं। सेम बैंक निफ्टी में भी 40,500 40,600 की रेंज में खरीदारी है, 40,800 से 41,000 की रेंज में धीमे धीमे सप्लाई है, जो डेटा बने हुए अब तक ये बता रहे हैं। और पुतिन साहब का भाषण चूंकि शुरू हो चुका है, जो कुछ भी खास बातें आएंगी हमारी टीम लगातार सुन रही है, रशियन में भी और अंग्रेजी, भले समझ में नहीं आ रहा, रशियन में सुन रहे हैं, हाव भाव तो पता चलता है पुतिन साहब का। और उसके बाद जो जो अंग्रेजी ट्रांसलेशन आ रहा है उसे समझकर हिंदी में तुरंत आपके लिए अनुवाद करके सामने रखा जा रहा है। तो चिंता न करें, जो भी पुतिन साहब कहेंगे वो आप तक जल्दी पहुंच जाएगा। फिलहाल आप तक हम पहुंचा रहे हैं कुछ ऐसी बात जो आप पसंद नहीं करते जी, लेकिन फिर भी पहुंचाना जरूरी है। इस बार अप्रैल मई जैसा माहौल ऑलरेडी फरवरी में बन चुका है। सुमित जी सोचेंगे कि छुट्टियों का, अप्रैल मई में तो गर्मी की छुट्टियां होती है स्कूल की। सुमित जी स्कूल की छुट्टियों वाली बात नहीं है, आपने अंदाजा ठीक लगाया है। छुट्टियों का नहीं है, लेकिन माहौल अप्रैल मई जैसा ही है, और वो है गर्मी की छुट्टियों का, यानी कि गर्मी का माहौल बन चुका है। तो कई शहरों में तो गर्मी जो फरवरी महीने के पुराने बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ रहे, तो इस गर्मी के, बढ़ती हुई गर्मी के माहौल में क्या कुछ हो रहा है और वजह क्या है और इसका क्या असर है, ये सारी डिटेल्स लेकर हमारे साथ नूपुर जुड़ चुके हैं। नूपुर बताइए क्या डिटेल्स लाई हैं आप? बिल्कुल सर, गर्मी थोड़ी सी जल्दी आ गई इस बार, क्योंकि फरवरी का महीना ऐसा होता है जहाँ पे 2 सीजन चेंज हो रहे होते हैं, विंटर से हम समर में जा रहे होते हैं। तो रिकॉर्ड्स पे देखेंगे जो टेम्परेचर है कुछ राज्यों में काफ़ी ज़्यादा है। और कल में दिल्ली में हम बात कर रहे थे कि वहाँ पे जो नॉर्मली टेम्परेचर होता है फरवरी के महीने में उससे 7 डिग्री ज़्यादा था, जो 54 सालों के बाद इतना टेम्परेचर कल दिल्ली में देखा गया। सिर्फ दिल्ली में नहीं, उत्तर प्रदेश की भी बात करें, पंजाब, राजस्थान, हर तरफ फरवरी के महीने में हल्की ठंड होती है। ठंड तो नहीं इस बार, लेकिन थोड़ी सी गर्मी आपको वहाँ पे फील होगी। फरवरी के महीने में अगर हम टेम्परेचर देखें तो राजस्थान और उत्तर प्रदेश का जो तापमान है वो करीबन 33 से 35 डिग्री के आसपास आ चुका है। मार्च के महीने में इनफैक्ट जो एक्सपर्ट्स है वो ये मान के चल रहे हैं कि लू जैसी सिचुएशन हो सकती है, हीट वेव मार्च में इस बार आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे अगर आप इन राज्यों में हैं तो। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के जो कुछ शहर है, आगरा, कानपुर, मथुरा, वहाँ पे अधिकतम तापमान देखेंगे तो 33 से 34% डिग्री के आसपास इस बार पहुँच चुका है। सबसे बड़ा इम्पैक्ट आता है जब मिनिमम टेम्परेचर जो होता है वहाँ पे अगर राइज होती है तो आपको ज़्यादा गर्मी होती है और ज़्यादा गर्मी फील होती है, और इस बार वही नज़र आ रहा है इन सारे राज्यों में। पहाड़ी इलाकों में भी देखेंगे तो वहाँ पे भी हिमाचल प्रदेश में मैक्सिमम टेम्परेचर 23 से 28 हो गया है, और उत्तराखंड में भी 15 से 20 डिग्री के आसपास आपको फिलहाल नजर आएगा। अब क्या रीज़न है, तो जो गुजरात और कोकण का एरिया है वहाँ पे स्ट्रॉन्ग एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन स्टार्ट हो गया है, उसके चलते ही हम ये जो गर्मी है ये फील कर पा रहे हैं। इसके अलावा जो पहाड़ी इलाके होते हैं जहाँ पे बर्फबारी होती है वो इस साल कम रही है, तो एक ये बड़ा रीज़न है जिसके चलते जो समर्स है वो जल्दी इस बार आ सकते हैं। इनफैक्ट कल पावर मिनिस्ट्री की तरफ से भी नोटिफिकेशन आया था कि जो इंपोर्ट कोल प्लांट है उनको पूरी कैपेसिटी पे यूज़ किया जाए आने वाले 3 महीनों के लिए, क्योंकि जो एक्सपेक्टेड समर है वो काफ़ी हीटफुल समर हो सकता है और अप्रैल के टाइम पे पावर की डिमांड काफ़ी ज़्यादा होगी, पीक पावर डिमांड हो सकती है। अब इनसे हमें तो थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, लेकिन कंपनीज जो एसी बनाती है, जो रेफ्रिजरेटर बनाती है, जो मैन्युफैक्चरर्स है कूलर की, वो फोकस में सीधी आ जाते हैं, जैसे कि वोल्टास। और आज बड़ा मूव देखने को मिला है सिम्फनी जैसे स्टॉक पे, हैवेल्स, एम्बर, ओरिएंट इलेक्ट्रिक, डिक्सन, ये सारे के सारे इन सब ये सारे स्टॉक्स फोकस में आते हैं। इसके अलावा इंटरेस्टिंग है कि बेवरेज प्लेयर्स, क्योंकि हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी ज़्यादा कंजम्पशन होता है समर्स में, तो वरुण बेवरेज और यूबीएल जैसे भी स्टॉक है जो फोकस में रहते हैं। ओके, तो ढेर सारे गर्मी से जुड़े आइसक्रीम भी सर। अच्छा, आइसक्रीम भी, ओके। अभी चोपड़ा साहब अंबर एंटरप्राइजेस भी बोल रहे थे। मुझे लगता पानी वाले स्टॉक की लिस्ट है तो वो भी पानी की बोतल, कंज्यूमर, हाँ पानी की बोतल्स की भी जरूरत बढ़ जाती है भाई, बढ़ जाती है बिल्कुल नेचुरली। ठीक है,
तो ढेर सारा एक्शन गर्मी की वजह से बढ़ता हुआ दिख रहा है। चोपड़ा साहब, जिसकी बात आप कर रहे थे वही देखो आ गई सामने। बताएं सर, इस खबर में कितनी गर्मी है? हम लोग सब ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रहे हैं और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जो एसी या एसी बनाने वाली कंपनीज हैं, एक और स्टॉक मेरे नज़र में आया था, वो जॉनसन हिटाची है, और मुझे लगता है कि वोल्टास है, ये कंपनी, ब्लू स्टार ऑलरेडी एक अच्छा रनअप दिखा चुका है, तो एसी वाली कंपनीज अच्छा चलेंगे। सिम्फनी में हमने ऑलरेडी एक तेजी देखी है, मगर यहाँ से भी मुझे लगता है कि आराम से 10-1% का तेजी मिल सकता है। तो निश्चित रूप से इस बार हम रिकॉर्ड गर्मी देखेंगे। पिछली बार भी हमने देखा था, और हर साल गर्मी जो है नए कीर्तिमान बना रही है। पहले ऐसे हम देखते थे कि चूरू में, राजस्थान में कुछ, या बीकानेर में, या बाड़मेर में, वहां पर रिकॉर्ड्स होते थे, मगर अब तो दिल्ली में रिकॉर्ड बन रहे हैं। और ये चीज़ हम अभी बिल्कुल अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि जिस प्रकार से मौसम बदला है, एसी चलाने की आवश्यकता पड़ गई है। और अभी तो 20-21 फरवरी है, जब मीठा मौसम हुआ करता था किसी ज़माने में। तो इस बार निश्चित रूप से गर्मी की खबर में बहुत गर्मी है, और जो गर्मी को हटाने वाले या संभालने वाले शेयर हैं, उसमें अच्छी तेजी देखने को मिलेगी एटलीस्ट आने वाले 1-2 महीने तक। और इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी बहुत आवश्यक है। जैसे ही हम अप्रैल मई में प्रवेश करते हैं, मेरे हिसाब से इन स्टॉक्स में प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि ये जो बेस्ट सीजन है वो इनका अभी है। तो ये है राय आपके लिए गर्मी वाले शेयरों में गर्मी छाती हुई दिख रही, क्योंकि डिमांड गर्मी से जुड़े हर एक प्रोडक्ट की बढ़ने वाली। अच्छा भाई, देखो गर्मी एक और जगह भी हो रही है दीप। हाँ, वैसे तो सोशल मीडिया पे बड़े बड़े दुरुपयोग वाली खबरें आप सुनते हैं, लेकिन आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज और हो रही है दीप। अच्छा, जो आप ही ने बताया। अरे हाँ, वो सॉरी, जो आप कुशल को लेके आए थे साथ। मतलब मेरे को तो आपसे पूछना था सर, आज आप ऑफिस में हैं, आज ऑफिस के बाहर हैं? नहीं, ये तो मतलब मेरा क्लोन है, मैं थोड़ी ऑफिस में हूँ। सच में? अच्छा, हमारे एक्सपर्ट सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। तो आज हमारी टीम में 2-3 लोगों के पास मैसेज आए हैं। सुनिएगा कुणाल जी ध्यान से, हम बड़े इंटरनेशनल हो रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा है। आज 2-3 लोगों का हमारे ऑफिस में, 4-5 लोगों को, 2-3 नहीं, 4-5 लोग, 2-3 लोग दिल्ली में, 2-3 लोग यहाँ पर, उनको मैसेज आए हैं मेरा फोटो लगाकर मेरे नाम से, कोई बाहर के नंबर से, शायद वो नंबर दुबई का नजर आता है, और पूछा भाई आप ऑफिस में हो, ये वो ऐसा, और फिर उनसे पैसे मांगे गए जी। बोले कि ये कुछ कूपन से, ये गूगल के या इस तरह के ये लिंक है, इस पे करके थोड़े पैसे भेज दीजिए। हाँ, मुझे पैसे की जरूरत, मैं ऑफिस के काम से दुबई आया हूँ, इसलिए पैसे भेज दीजिए। बेस्ट है, वो कुशल को मैसेज आया। हाँ, कुशल आपके कैबिन के पास ही बैठता है, कैबिन के बाहर ही बैठता है। और तो मतलब वो अगर आप जैसे जाके लिंक ऑन करेंगे तो कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ होने वाली है। तो अगर कोई मेरे नाम से आपको पैसे मांग रहा है, मैसेज भेज रहा है, पहली बात तो नंबर देखें। दूसरी बात है कि मैं दुबई में ही साक्षात आया हूँ। तीसरी बात है, कभी ऐसा लग भी जाए आप लोगों का दिल बड़ा है और मेरे लिए आप अच्छे विचार रखते हैं, और आपको लगता है अनिल जी कहाँ मांगते हैं, मांग रहे तो दे ही दे। तो ये ध्यान रखें कि पैसा मांगने के लिए इस तरह के मीडियम का इस्तेमाल भगवान न करे कभी आए तो सबसे लास्ट में होगा। क्योंकि उससे पहले बहुत सारी चीजें हैं, अगर फोन हाथ में तो फोन करके किसी से भी ले लूंगा, वो वाली बात है। तो इसलिए थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगा लें, क्योंकि कई बार होता है कि लोग भावनाओं में बहकर, उनकी गलती नहीं, उनको लगता है कि अरे चलो अनिल जी की फोटो लगी है, मैसेज लगा, नाम भी लगा रखा है, नाम भी लगा हुआ है, अरे सब कुछ है। हाँ, सब कुछ है, पूरा बात भी कर रहे हैं, खाली पैसे मेरे पास नहीं आ रहे, बाकी सब कुछ सही है। तो प्लीज थोड़ी सावधानी रखें, कोई भी, मेरे ही नहीं, कोई भी किसी के भी नाम से पैसे मांगे तो प्लीज देना। ये थोड़ा सा आजकल जो गड़बड़ मामला चल रहा है, उसकी सावधानी जरूर रखें। बिल्कुल, ये जो लिंक्स विंक्स आते हैं, अनवेरिफाइड रहते हैं, आपके साथ बातचीत शुरू करते हैं और फिर काफ़ी सारी अच्छी बातें करके फ्रॉड हो जाता है, इससे बचकर रहिए। तो अनिल जी के नाम पर कुछ भी ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं, इमीडिएटली आप इसे रिपोर्ट करिए, सर ये काम नहीं कर रहे हैं। बंसल जी, आप देंगे तो नहीं ना, अगर ऐसा कोई आ गया तो पैसा? नहीं अनिल जी, ये तो चीज अनिल जी वैसे ही मेकआउट हो जाती है, फेक है, तो इन चीजों को तो अनिल जी मैं इग्नोर करूंगा और आपको भी डिस्टर्ब नहीं करूंगा कि कोई आपके नाम से पैसा मांग रहा है। तो अनिल जी, कोई आपका जानकार अगर ऐसे दे रहा है तो गलती उसकी है अनिल जी, ये सब चीजों में फंस रहा है तो। बिल्कुल, तो ध्यान रखें। वागले साहब कुछ कहना चाहते? जी वागले साहब। अनिल जी, ये सुनने के बाद आप मेरे से खुद पैसे मांगेंगे तो भी मैं नहीं दूंगा।
ये तो सही बात है। ये तो मतलब कभी गलती से अगर मुसीबत में जरूरत पड़ जाए तो मतलब लोग सही में एक्चुअली, हाँ ये पॉइंट तो सोचा नहीं दीप, वाकई में अगर भगवान न करे कभी जरूरत पड़ जाए अब तो नहीं मिलता। सोचिए तो फर्जी ऐसे ही मांग रहे होंगे, है ना? अब तो नहीं ये मिलेगा। तो बड़ा रिस्की वाला काम है। चलिए कोई बात नहीं, उम्मीद यही करें कि कभी ऐसी नौबत ही ना आए कि किसी से पैसे लेने पड़े। बट हाँ, आप सावधानी रखें, क्योंकि होता ये कि कई बार ऐसे लोग फंस जाते हैं, उनको लगता है कि कोई अच्छा बाकायदा नाम लिख के, बिल्कुल हाँ कुशल है तो कुशल का नाम, हेमंत है तो हेमंत अभिषेक जो हमारे दिल्ली में डिजिटल में उनके नाम से, सबके नाम से आ रहा है बाकायदा, उसने ऐसा लिख के तो कुशल को भी लगेगा सर के में अच्छा नाम के साथ कुशल ने वैसे ही नोटिस किया। हाँ। सर मुझे ऐसे, ये तो अननोन नंबर से क्यों आ रहा है, और सर मुझे ऐसा नंबर मैसेज क्यों भेजा कि तुम ऑफिस में हो या नहीं, क्या हो रहा है? कुशल मेरे साथ पास ही बाहर केबिन में बैठते हैं, मैं दुबई जाके मैसेज कर रहा हूँ, देखो। चलिए, तो थोड़ी सावधानी रखें इस तरह के मामलों में। बिल्कुल नया तरीका का फ्रॉड है, प्लीज बी केयरफुल इसके लिए। बट केयरफुल आपको थोड़ा बाजार में भी रहना पड़ेगा। वॉलेटिलिटी और आपको बढ़ती हुई दिख रही है इस समय, और स्पाइक कुछ स्टॉक्स में हुआ और उसके बाद वापस आपको बाजार भी फिसलते हुए दिखे हैं। ट्रेडिंग कॉल्स आ रही हैं भरपूर। सुमित जी के लिए बिल्कुल सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दिवांशु, अभी मौसम की बात चल रही थी कि मौसम में अचानक से गर्मी आई है। ये मौसम में नहीं, मार्केट में भी अच्छी खासी गर्मी आई हुई है, और मार्केट के अंदर भी स्टॉक्स के अंदर नरमाहट ही देखने को मिल रहा है। तो जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है वो सेल साइड का स्टॉक है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 288 रुपीज, 289 रुपीज, 288, 289, 289 के आसपास इसके अंदर सेल का व्यू लेके काम करें। स्टॉक का नाम है बीसॉफ्ट। बीसॉफ्ट के अंदर यहाँ से और सॉफ्टनेस देखने को मिलेगा। स्टॉक के अंदर यहाँ से दबाव देखने को मिल रहा है। स्टॉक पिछले कुछ दिनों में तेजी दिखाने के बाद अब सेलिंग प्रेशर दिखाना स्टार्ट किया है, और आज दूसरा दिन है जहां स्टॉक के अंदर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। 2 दिन के लो ब्रेक हो रहे हैं। स्टॉक के अंदर यहाँ पे बिकवाली करें। नीचे में जो इसके टारगेट देखने को मिल सकते हैं 282 रुपए से लेके 280 रुपए तक के लेवल मोमेंटम के तौर पे 1-2 दिनों के अंदर या 2-3 दिनों के अंदर बीसॉफ्ट में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक का जो ऊपर में रेजिस्टेंस है 294, 295 के पास है, तो 294 के स्टॉप लॉस से बीसॉफ्ट पे बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा 282 से लेके 280 तक के मूव के लिए। ओके, तो आईटी ये भी आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे। 2-3 दिन आईटी ने कोशिश जरूर करी थी बाजार को होल्ड अप करने की, बट आईटी में भी अब आपको बिकवाली आती हुई दिख रही है। बिरला सॉफ्ट, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन, ये एक और काउंटर है जो आपको फिसलते हुए दिखा है, वहां पर भी वीकनेस बनी है, गिरावट आ रही है आपके लिए। अपोलो हॉस्पिटल्स, इस पर भी वीकनेस है, 2% फिसला है आज। वागिल साहब एक बार सर अपोलो हॉस्पिटल्स भी देख लें सर। दीपांशु, करेक्शन है, मुझे समाओ यहाँ पर बेचने का भी मन नहीं करता है। क्लियर कट पैटर्न है नहीं। ऊपर में 4600 क्रॉस किया लेकिन सस्टेन नहीं किया, और ये करेक्शन जो है जो मेरे हिसाब से यहाँ पर रुक जानी चाहिए। 4500 के नीचे अगर सस्टेनेबल क्लोज आएगा तो फिर ये 4300 भी जा सकता है, जो मेरा मानना है नहीं। अगर 4480 के नीचे जाता है तो आई थिंक इसमें 4300 तक की मूव ऑन द डाउन साइड आ सकती है। ये है आपके लिए अपोलो हॉस्पिटल्स। ए लेटर का एक और काउंटर है, वो है एबी फैशन। हिमांशु जरा इसे देखें, फिलहाल वायदा कारोबार का टॉप लूजर है, 4.5% का कट चल रहा है सर एबी फैशन में। अगर हम पिछले 3 से 4 हफ्तों की रेंज देखते हैं स्टॉक की, तो 265 और 245 इस 20 रुपए की रेंज में स्टॉक कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि हैविंग सेड दैट, शॉर्ट टर्म का जो ट्रेंड है वो थोड़ा वीक है। मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक 252, 254 रुपए के आसपास एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और हर्डल फेस कर रहा है नियर टर्म में, और ऐसा हो सकता है कि स्टॉक शॉर्ट टर्म में 225 की तरफ भी करेक्ट होता हुआ नजर आए। तो फिलहाल यहाँ पर खरीदारी करके चलने की, फ्रेश खरीदारी करके चलने की सलाह नहीं रहेगी, और अगर एग्जिस्टिंग तेजी की पोजीशंस है किसी की तो 242 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के उस पोजीशन को होल्ड करें। ओके, तो ये है आपके लिए एबी फैशन। यहाँ पर रखिए नजर, देखते हैं होल्ड कर सकते हैं आप फिलहाल। अब यहाँ पे फ्रेश शॉर्टिंग की सलाह नहीं आ रही, बट स्टॉक डेज लो पर ट्रेड कर रहा है, गिरावट इसमें आई है। रियल एस्टेट काउंटर्स पर भी रखनी है नजर, और कुछ इंटरेस्टिंग डेटा है, स्पेशली मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट काउंटर्स पर रखिए नजर, बट पूरे सेक्टर के लिए भी एक इंटरेस्टिंग डेटा आ रहा है। अरमान ने कुछ रिसर्च तैयार करी। अरमान, ऐसा पता चल रहा है रिसेंट डेटा देखकर कि मुंबई में तो घर ही नहीं बिक रहे हैं, ये क्या डेटा बता रहा है? एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे अभी का, अगर जो आप करंटली अगर आप डेटा देखेंगे तो टोटल जो अनसोल्ड इन्वेंट्री है वो लगभग 3.6 लाख जो है यूनिट्स है, वो अनसोल्ड इन्वेंट्री अगर आप YOY आधार पर अगर आप देखेंगे तो लगभग 30% के आसपास बढ़कर आई है। अब इंटरेस्टिंग ये है कि ये जो इन्वेंट्री का डेटा है ये उच्चतम स्तर पर आता हुआ दिखा है।
तो एक रीज़न तो क्या है, क्योंकि एक्चुअली में इतनी अगर ज़्यादा इन्वेंट्री है मतलब या घर बिक नहीं रहे हैं। अगर आप मुंबई में क्लासिफिकेशन देखेंगे एरिया वाइज भी अगर आप बात करें तो वेस्टर्न सबब की बात करें तो वाई आधार पर वहाँ पर जो इन्वेंट्री है वो लगभग 27 से 30% के आसपास बढ़ी है। वहीं अगर आप सेंट्रल सबब की बात करें तो वहाँ पर 77% के आसपास की जो है इन्वेंट्री बढ़कर आती हुई दिखी है। और उसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे लगातार जो है यहाँ पर ये जो इन्वेंट्री का पाइलअप होता जा रहा है, तो जो मुंबई फोकस्ड जो कंपनियां हैं जिसमें आप बात करेंगे कीस्टोन रियल्टी की, ओबरॉय रियल्टी, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, मैक्रोटेक डेवलपर्स, कोल्टे पाटिल, हो सकता है आने वाला समय इन लोगों के लिए दिक्कत का आता रहे। उसके साथ साथ अगर आप रिपोर्ट्स पढ़ेंगे तो एक चीज़ और क्लियर है, क्योंकि जो अब ले ऑफ की खबरें जो लगातार आपको आती हुई दिख रही है, जो आईटी कंपनीज में लगातार ले ऑफ होते जा रहे हैं, उसके लिए एक फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी तो है ही सही। और उसी के साथ साथ एनालिस्ट ये भी मान रहे हैं कि अगर आप जैसे जो ब्याज दर हैं वो लगातार जो बढ़ती जा रही है, उस हिसाब से जो प्रॉपर्टी की प्राइजेस हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं और दूसरी जगह फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी भी बढ़ती जा रही है ले ऑफ के चलते। तो हो सकता है कि ये जो ऑनसोल्ड इन्वेंट्री ऑलरेडी जो पाइलअप हो चुकी है और कहीं समय लग सकता है शायद ये जो इन्वेंट्री पूरी है इसको खत्म होने में, क्योंकि ऑलरेडी अनसर्टेनिटी है और रेट्स भी बढ़ रहे हैं। तो ओवरऑल इसलिए जो मुंबई फोकस कंपनी है उनके लिए शायद हो सकता है थोड़ी दिक्कत की बात है। चोपड़ा साहब कैसे देखें सर इस डेटा को? वैसे तो एक तरफ रियल एस्टेट बूम की बात हो रही थी स्पेशली कोविड के बाद, बट अनसोल्ड इन्वेंट्री रिकॉर्ड हाई लेवल्स पर है, तो घर बिक रहे हैं या नहीं सर? दीप, एक मोटी चीज हमें समझनी चाहिए कि जो होम लोन पे इंटरेस्ट रेट 6.1 और 6% तक भी कुछ मैंने देखे कि होम लोन ऑफर हो रहा था, वो बढ़ के अभी करीब करीब 9-9.5% तक चला गया और जो एनबीएफसीज हैं वो थोड़ा सा और ज्यादा चार्ज कर रही हैं। तो जो भी रियल एस्टेट बिकता है, खास करके फ्लैट्स, मुझे लगता है कि उसमें काफी अच्छी खासी प्रतिशत जो होती है वो लोन लेते हैं बैंकों से और एनबीएफसी से। और अभी जो है लोन की जो दर है वो बढ़ गई है, प्रॉपर्टी के रेट्स भी बढ़ गए हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा लल आ गया है या बहुत दिक्कत है। ये सिर्फ आप बॉम्बे की बात कर रहे हैं, मगर थोड़ा मुझे लग रहा है स्लो डाउन है। बहुत ज़्यादा इसमें ये नहीं है कि एकदम खत्म हो गया है कि रियल एस्टेट चल ही नहीं रहा है, मगर हाँ थोड़ा सा स्लो डाउन है। और इसका एक मेजर रीज़न मुझे लगता है वो इंटरेस्ट रेट्स है, क्योंकि जो भी इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, चाहे वो ऑटो हो, रियल एस्टेट हो, इनका बहुत डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये इंटरेस्ट रेट बढ़ने से। तो अगर जहां पर भी अब जैसे हम सब बात कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट स्पीक आउट हो रहे हैं या मैक्सिमम यहाँ से कोई 25 पैसा हो सकता है कि आगे बढ़े या ना भी बढ़े, तो जैसे ही इंटरेस्ट रेट स्टेबलाइज होकर गिरना शुरू होंगे, मुझे लगता है रियल एस्टेट सेक्टर दोबारा से हरियाली की ओर चलेगा। और इसमें जो दिग्गज खिलाड़ी हैं, जो भी मेरे हिसाब से गोदरेज है, डीएलएफ है, ओबरॉय रियलिटी है, ये अच्छा करना चाहिए। तो इसमें जब भी इंटरेस्ट रेट्स गिरना शुरू होंगे तब हम रियल एस्टेट सेक्टर में एंटर करेंगे। मगर जो मैंने जो नाम बोले हैं, गोदरेज है, डीएलएफ है, ओबरॉय रियलिटी है, सोभा है, ये कंपनीज बहुत अच्छा करेंगे। चलिए, तो अब इंटरेस्ट रेट्स गिरने का इंतजार रहेगा, बट इन्वेंट्री बढ़ रही है, ये काफी इंटरेस्टिंग व्यू आया है। हालांकि आज रियल एस्टेट एज अ बास्केट होल्ड आउट कर रहा है कमजोर बाजार में। ये स्टॉक्स हैं जो थोड़े एक्शन में, ओबरॉय रियल्टी में भी पॉजिटिव में दिख रहा था, उतने खराब आज नहीं है रियल एस्टेट। नहीं अच्छे है, मैक्रोटेक भी थोड़ी देर पहले अच्छा माने जाएंगे दीप, और डाउ फ्यूचर भी थोड़े सुधरे खत्म हो गए। देर दिखाओ ना पुतिन साहब। नहीं चल रहा है सर अभी तो, बट कुछ बोला नहीं है बड़ा। सारे ऐसे लोग लंबा देते हैं भाषण, काफी उनका इतना बड़ा मौका है, घंटे 2 घंटे का तो बनता बात करते हैं, घंटे भर का तो बनता है। एक मैं कुछ एनालिसिस पढ़ रहा था, पिछले साल 80 मिनट का भाषण उन्होंने दिया था, तो अब पता नहीं 80 मिनट का दिया था, पता नहीं कितना लंबा ये वाला चलने वाला है। मतलब मार्केट बंद होने के बाद ही बंद होगा। हाँ उनका, बट अब तक कुछ ऐसा बड़ा नहीं आया, उन्होंने कुछ ऐसा नया नहीं बोला। तो आई थिंक सिर्फ यही कहा कि युद्ध जारी रहेगा। उन्होंने कहा भाई कि हम रशिया को युद्ध के मैदान में हराना नामुमकिन है। मतलब वो हारेंगे तो नहीं, ऐसा वो कह रहे हैं कि वे लड़ते रहेंगे लेकिन हारेंगे नहीं। कुर्सियां खाली भी पड़ी बीच बीच में, आपने देखा है? हाँ, बहुत सारी कुर्सियां खाली, लोग आए नहीं। क्या पता पुतिन साहब का है, ये देखो। हाँ बीच में। चलिए, तो पुतिन साहब के भाषण जी। अच्छा, बंसल जी की विशेष टिप्पणी पुतिन साहब पर। जी बंसल जी। अनिल जी, कुछ भी समझ ना हो पुतिन साहब क्या बोल रहे हैं, अनिल जी आप किसी एक्सटर्नल पे मत डिपेंड कीजिए। अनिल जी, कुणाल जी सब समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो कुणाल जी फुल टू अनिल जी अपडेटेड हैं एकदम से, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या बोल रहे हैं। तो आपके पास तो अनिल जी इन हाउस है बंदा अपना, तो
कुणाल जी से पूछ लीजिए अनिल जी। अच्छा, ये पता ही नहीं था, अब जाके समझ में आया। मैं कब से सोच रहा हूँ, पूरे 1 घंटे 15 मिनट के बावजूद 10 मिनट मान लो, चलो 5 मिनट हेडलाइंस वगैरह के हमारे शुरुआत में जो हम बात करते हैं उसके अलग भी छोड़ दो, तो भी 1 घंटा 10 मिनट हो गया, एक भी कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से चार्ट कॉर्नर क्यों नहीं आया? हाँ, रशियन समझने में लगे हैं कुणाल जी। कुणाल जी 3:30 बजे के बाद आराम से समझते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है सब कुछ? अनिल जी देखिए, कुछ करने को आज है नहीं अनिल जी, इतना सुस्त बाजार है अनिल जी की रिकॉर्ड तोड़ सुस्ती है। अच्छा, तो अनिल जी इससे बेहतर पुतिन जी के भाषण को ही समझने का प्रयास करें अनिल जी। वैसे कुछ खास कह नहीं रहे अनिल जी वो। अब खास क्या कहें कि रशिया के बाद 1-2 को और युद्ध करूंगा, और क्या? अरे यही खास है, इतना कह रहे हैं उतना ही बढ़िया। वो कोई बोलेंगे तो अच्छा नहीं बोलेंगे, ज्यादा चढ़ाओ मत। पता चला इसके भी उसके भी, पोलैंड पर भी, इधर भी उधर भी। भाई शांति रखिए। पहले बड़ी मुश्किल से 2020 में कोविड निपटा, 2022 में ये, अब 2023 में और कोई नया बखेड़ा नहीं चाहिए। बड़ी मुश्किल से मार्केट स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं। ग्लोबली कुछ ना कुछ ऐसा आ जाता है कि बस पूछो मत। फिलहाल थोड़े डाउ फ्यूचर्स रिकवर हो रहे हैं, 250 पॉइंट नीचे थे, अब 185 पॉइंट नीचे रह गए हैं, तो थोड़ी रिकवरी आती हुई दिख रही है। और साथ ही एक अच्छा स्टेटमेंट अब तक का जो सबसे बढ़िया आया है वो ये कि पुतिन साहब कह रहे हैं कि शांति बहाल करने के लिए वो हर संभव प्रयास करेंगे। थैंक यू सर, ऐसे ऐसे बोलते रहिए, अच्छा वाला। हाँ, तो शांति बहाल करने के प्रयास पुतिन साहब कह रहे हैं कि वो उनकी तरफ से करते रहेंगे। करेंगे नहीं करेंगे कह रहे हैं, उसमें भी आप खुश हो सकते हैं। आइए, ये लड़ाई है पावर की। हाँ, बिल्कुल है। पश्चिमी देशों के बीच में, रशिया यूक्रेन के बीच में, चाइना रशिया और बाकी देशों के बीच में। लेकिन इस बीच पावर शेयरों में भी एक्शन भरपूर है, वहां पर भी जबरदस्त करंट है। पावर शेयरों में तेजी का करंट क्यों है, बताने के लिए कुशल आ चुके हैं हमारे पास और बढ़ाएंगे। कुशल बताइए, पावर शेयर जो दौड़ लगा रहे हैं तेजी से, बिजली की गति से, वजह? सर वजह अब अगेन यही निकल कर आ रही है कि जिस तरह से नूपुर भी थोड़ी देर पहले लिंक कर रही थी कि गर्मी बढ़ती हुई नजर आ रही है और पावर की जो डिमांड है इन पर्टिकुलर वो काफ़ी ज़्यादा लेवल पर बढ़ने वाली है। और इसी वजह से पावर मिनिस्ट्री की तरफ से ये आदेश आया है कि जो इम्पोर्टेड कोल फाइड पावर प्लांट्स हैं उनको फुल कैपेसिटी पर अब ऑपरेट करना होगा। और ये अगले 3 महीनों के लिए, यानी कि 16 मार्च से ये शुरू हो जाएगा और अगले 3 महीनों के लिए ये पूरी क्षमता पर चलाने का इनको आदेश मिला है। अब ये चीज़ इसमें ये होगी कि यहाँ पर आगे चलकर जो बिजली की मांग है उसको लेकर ऑब्वियसली जो एक्सचेंजेस है उस पर ट्रेडिंग बढ़ने वाली है। और जो पहले प्राइस कैप लगाया गया था 12 रुपए प्रति यूनिट का, हो सकता है कि आगे चलकर यहाँ पर ये डायनामिक प्राइसिंग भी होती हुई दिखे। पर जो पावर ट्रेडिंग वॉल्यूम्स है ये तो फॉर श्योर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है आगे आने वाले समय में, क्योंकि अप्रैल में जो बिजली की 229 गीगावाट की जो पीक डिमांड है उसका अब अनुमान लगाकर चल रहे हैं कहीं ना कहीं। और इस वजह से यहाँ पर जो पावर ट्रेडिंग है उसकी वॉल्यूम्स काफ़ी हद तक बड़े लेवल पर बढ़ने वाली है और इससे सबसे बड़ा फायदा IEX को होता हुआ दिखेगा। और इसी वजह से आप देखिए IEX 4% के गेंस के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। और आगे के लिए भी जिस तरह से अभी फंडामेंटल फैक्टर बन रहे हैं, हो सकता है कि IEX की जो तेजी है आज की वो आगे भी बरकरार रहे। तो IEX को बड़ा फायदा होगा। IEX को बड़ा फायदा हो सकता है और पावर कंपनीज को तो अपनी क्षमता पूरी उस पर करना ही पड़ेगा। चोपड़ा साहब कोई राय सर? रिकॉर्ड गर्मी अगर आ रही है तो रिकॉर्ड पावर खपत भी होने वाली है। IEX तो ऑलरेडी एक्शन में आ गया है, एक्सपेक्टेशन है कि ट्रेडिंग वॉल्यूम्स बढ़ेंगे, आपका नजरिया? चोपड़ा साहब आपका ऑडियो म्यूट है सर, अनम्यूट करके बोले सर। एक्चुअली सॉरी, मैं अक्सर ये बात बोलता हूँ कि इंडिया इज अ पावर हंग्री कंट्री और जो अच्छी कंपनीज हैं पावर जनरेशन में और डिस्ट्रीब्यूशन में, ये दोनों कंपनीज को फायदा पहुंचेगा। और गर्मी में जैसे हम अभी बात कर ही रहे हैं, पीक डिमांड बढ़ेगी और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि पावर की खपत बढ़ने वाली है, लोगों के बिल ज़्यादा आने वाले हैं, तो निश्चित रूप से पावर कंपनीज अच्छा करेंगी। तो इसमें जो मेरे जो चॉइस है वो मुझे टाटा पावर अच्छा लगता है इन लेवल्स पे। 206 207 पे अभी ट्रेड कर रहा है, तो टाटा पावर यहाँ से अगर चलना शुरू होगा तो संभावना अच्छी है कि आपको ये 250 फिर उसके बाद आपको 270 तक भी जाता दिखे, तो टाटा पावर मेरी बेस्ट पिक होगी। और जो पावर ट्रेडिंग कंपनीज हैं, PTC हैं, IEX ऑलरेडी आप डिस्कस कर चुके हो, तो मुझे लगता है कि पावर ट्रेडिंग कंपनीज अच्छा बिहेव करना चाहिए और इनमें अच्छा मुनाफा बनना चाहिए। PTC का मैं चार्ट देखता हूँ तो काफ़ी गैप्स भी छोड़े हुए हैं, तो PTC
पर्टिकुलरली बहुत अच्छा लगता है। पावर ग्रिड एक और कंपनी है जो कि मुझे लगता है काफी अंडर वैल्यूड है, किसी भी पर्सपेक्टिव से आप देखें। 216-17 पे ये ट्रेड करता है, तो पावर ग्रिड यहाँ से चलना शुरू होगा तो हो सकता है आपको मई जून तक ये 250 तक भी जाता हुआ दिखे। तो ये कुछ कंपनीज हैं, अच्छी गवर्नमेंट कंपनीज हैं, डिविडेंड देती हैं काफी सारी कंपनीज। तो पावर जनरेशन और पावर डिस्ट्रीब्यूशन दोनों तरह की कंपनीज को फायदा पहुंचेगा। पावर जनरेशन कंपनी को होगा बड़ा फायदा, ये राय है आपके लिए चोपड़ा साहब की तरफ से। पावर स्टॉक एक्शन में है ही। अच्छा, एनटीपीसी पे तो आप राय ले भी चुके हैं कुणाल जी राकेश जी से। टाटा पावर भी हो गया, टाटा पावर सुबह भी एक ही पिक दी थी, उस पर भी राय ले लिए। अब मैं सोच रहा हूँ सवाल पूछूं तो क्या पूछूं कुणाल जी राकेश जी, और अब घंटा भर हो जाए ना पूछूं तो मेरी भी तो बेचैनी होती है ना। वैसे पावर को हाँ जी जी, हाँ बोलिए। पावर नहीं, मैं तो स्टॉक के बारे में बात कर रहा था। जी 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 बंसल जी। अनिल जी, इसके पूरे जिम्मेवार कुणाल जी हैं। हाँ। मैं उनको मैसेज कर रहा हूं तो कह रहे हैं अभी स्पीच आएगी, लिसनिंग टू स्पीच, बिजी विद स्पीच। हाँ। अब स्पीच भी ओवर हो गई है, अभी आई एम वेटिंग फॉर हिज कंफर्मेशन। अनिल जी जी कुणाल जी, अगर वो हाँ बोले तो बिल्कुल बनवाएंगे अनिल जी पिक ऑफ द डे का। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, सवाल करने के लिए तो अनिल जी बहुत सारे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये पूछ सकते हैं कि गर्मी से हम लोग कैसे बचने की योजना बना रहे हैं, तो अनिल जी इस पर थोड़ा फोकस रखें। बाजार पे तो अनिल जी कुछ हो नहीं रहा है। ओके, चलिए कोई बात नहीं, गर्मी पर ही फोकस है ही। वैसे तो गर्मी पर क्या है, आप कोट उतार कर टी शर्ट वगैरह चालू कर देंगे, जो शुक्रवार को आपको अलाउड है ही। हाँ बिल्कुल। लेकिन हाँ, मार्केट में मामला ठंडा जरूरी है, ये बात सही है। न 17,800 के नीचे जा रहा है और नहीं 17,850 के। अब आज 17,850 बंद होगा कि नहीं होगा, ये थोड़ा 5-15 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है अभी तक का जो रुझान है। लेकिन धीरे धीरे दाव फ्यूचर कोशिश तो कर रहा है कि मैं सुधरूं। अब सुधर पाए कि नहीं वो देखने वाली बात है। बिल्कुल। चलिए, नज़र है थोड़ा सुधरते हैं अगर बाजार के हालात, तो फिर आपको उसमें रखेंगे नज़र। एक दो समर से जुड़े और स्टॉक्स भी हैं जहां पर एक्शन आ रहा है, उसको भी हम थोड़ी देर में आपके लिए हाईलाइट करते हैं। बट मूव कुछ काउंटर्स में आपको बनती दिख रही है। समर स्टॉक्स ही हैं जो अभी न्यूपुर थोड़ी देर पहले आपके लिए हाईलाइट कर रही थी, जहां पर आपको एक मूव आती हुई दिखी भी है। अच्छा, बाय द वे डायग्नोस्टिक्स शेयर्स में आपको थोड़ा एक्शन बनते हुए दिखा है, यहाँ पर भी आपको रखनी है नज़र। चोपड़ा साहब, रिपोर्ट आ रही थी कि जो ये अभी कंपटीशन बढ़ा था ऑनलाइन प्लेयर्स से, 1mg जैसे, वहां पर ऑनलाइन प्लेयर्स भी अब अपने दाम बढ़ा रहे हैं क्योंकि इतने हेवी डिस्काउंटिंग पर लंबे समय चल नहीं सकते, और वहां से फिर एक राहत आई है जो करंट लिस्टेड डायग्नोस्टिक कंपनीज हैं। कैसे देखना है सर, थोड़ा प्राइसिंग रिलीफ आ रहा है इनके लिए? देखिए दीप, बहुत ज़्यादा फर्क है। मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारी कंपनीज हैं, मैं कुछ एक आध नाम भी लेता हूँ, रेड क्लिफ लैब करके हैं, या बहुत सारी छोटी छोटी लैब्स हैं जो कि एग्रीगेटर्स हैं, और इनके जो कहीं ना कहीं जो 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 टेस्टिंग लैब्स होती हैं जो डायग्नोस्टिक्स करती हैं वो कहीं और होती हैं। ये लोग सिर्फ एग्रीगेशन करते हैं और जाके किसी लैब में टेस्टिंग कराते हैं। ये सारा वॉल्यूम का गेम हो चुका है और इतना सस्ता कर दिया है इन्होंने। अभी मुझे भी फ़ोन आते हैं, आई एम श्योर सभी को आते होंगे कि 399 रुपीज़ में 73 टेस्ट कराइए या इस तरीके से कराइए। तो मुझे लगता है कि इसमें समय लगेगा अभी, और जो बड़ी लैब्स हैं, लाल पैथ लैब या मेट्रोपोलिस जैसी कंपनीज हैं, उनको थोड़ा समय लगेगा ये कोप अप करने के लिए। या तो इनमें से जो प्लेयर्स हैं वो नुकसान करके बंद हो जाएं, या अगर वो प्रॉफिटेबल होते जा रहे हैं तो इन लोगों को अपने भाव नीचे करने पड़ेंगे, या एक जो लो प्राइस रेजीम में रहना पड़ेगा। तो प्रॉबेबली अभी मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा, ना मेट्रोपोलिस मुझे अच्छा लगता है, ना लाल पैथ लैब अच्छा लगता है। तो अभी थोड़ा रुकिए, और मुझे लगता है इसमें कंपटीशन बढ़ने वाला है। जो टेलीकॉम में किसी ज़माने में हुआ था कि जब तक पैसे नहीं बनेंगे कंपनीज के तब तक फ़ायदा नहीं होगा, तो धीरे धीरे आरपूस बढ़ने शुरू हुआ, और अब देख रहे हैं हम भारतीय एयरटेल और जियो किस तरीके से काम कर रहे हैं, और काफ़ी प्लेयर्स बंद हो गए हैं। बट आई थिंक, मेरा ये मानना है कि अभी थोड़ा सा समय और लगेगा, और मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ अभी पैथोलॉजी कंपनीज खरीदने के लिए, अनटिल अनलेस कोई और दोबारा से कोई पैंडेमिक नहीं आ जाता, या कोई ऐसी कोई हमारी गॉड फॉरबिड अगर ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो कभी, तो मुझे नहीं लगता कि इनमें अभी बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलेगी कुछ आने वाले समय तक। तो थोड़ा आगे समय में बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिले ऐसा पॉसिबल नहीं है डायग्नोस्टिक शेयर्स के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए राय लैब कंपनियों पर। सुबह मजबूत है, अब ढीले हो गए। आइए, मजबूत है सुमित जी, एक के बाद एक लगातार कॉल देते हुए 1 2 3 तो आ चुके हैं। चौका लगाने के मूड में सुमित का सुपर हिट। बताएं सर।
जी डेज लो के पास मार्केट है, सेल कॉल में ही रडार पे आया है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 501 रुपया 50 पैसा, 502 रुपया। स्टॉक का नाम है एचडीएफसी लाइफ। एचडीएफसी लाइफ के अंदर सेलिंग प्रेशर है, स्टॉक वैसे ही दबाव के अंदर है। बीच बीच में भूल से गलती से कभी कभार पुल बैक आता है, फिर वापस से सेलिंग आ जाती है। तो अभी एचडीएफसी लाइफ के अंदर यहाँ से वापस से सेलिंग बन रहा है। पिछले 3 दिनों के 4 दिनों के लो ब्रेक कर रहा है। 500 का लेवल जैसे ही ब्रेक करेगा 10 से 15 रुपए का फॉल इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से एचडीएफसी लाइफ में देखने को मिलेगा। यहाँ पे बिकवाली करे 514 रुपए 515 रुपए, ये स्टॉक का ऊपर में रेजिस्टेंस है। 515 का स्टॉप लॉस लगाएं। नीचे में इसके अंदर जो टारगेट बनेगा 485 रुपीज तक के लेवल एचडीएफसी लाइफ के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा एचडीएफसी लाइफ। बिकवाली करें एचडीएफसी लाइफ में, ये राय है सुमित जी की। 485 का टारगेट, 515 का स्टॉप लॉस। आइए बढ़ते आगे और वक्त है बैन से बेनिफिट का। मैदान साफ है, खुला है, खाली है, एक भी स्टॉक बैन में नहीं है। पूरी कोशिश है कुशल की एक आध को घुसाने की, कुछ तो आ जाए। जी कुशल जी बताएं, कुछ कर पाएंगे आप? सर आज कल एक ही कंटेंशन में था आइडिया, अब देखना होगा कि आज ये आता है कि नहीं। कहाँ तक पहुंचे? 99% हो गया है। मुश्किल है। और बताइए। अंबुजा सीमेंट है 106%, संभावना पूरी है, प्रोबेबिलिटी काफ़ी है इसकी। और आइबुल हाउसिंग 97.2%, मुश्किल है। हाँ उसके डिफिकल्ट लगे। अंबुजा सीमेंट संभव है आ जाए बैन में, क्योंकि कितना बचा है? 10 मिनट है ना, 10 मिनट में पोजीशन थोड़ी घटती है आखिर में। वैसे एंड ऑफ डे तो वोडाफोन आइडिया और आइबुल हाउसिंग में घट भी सकती है। नहीं घटी तो ये दोनों भी आ जाएंगे कल। कल आ जाएंगे तो निकलेंगे तो भी परसों ही बाहर निकल पाएंगे आखिरी दिन। तो जिन लोगों को रोल ओवर करना है इन 3 स्टॉक में, उनके लिए बचे हैं 10 मिनट, अगर करना चाहें तो। नहीं तो फिर परसों देखिएगा, अगर आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं। तो बैन से बेनिफिट में 3 स्टॉक की एंट्री की तैयारी, उसमें से अंबुजा सीमेंट के बैन में आने की संभावना है काफ़ी ज़्यादा। और अंबुजा आज ही तो बाहर आया है। आज ही तो बाहर आया। इंडिया बुल्स और अंबुजा। इंडिया बुल्स अंबुजा एक दिन की छुट्टी पे आया था बैन से और वापस अंदर। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। 3-20 वाला काम कर लिया जाए। आइए सर, फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी आज की। डाउ फ्यूचर्स रिकवर हो गए सर, 250 पॉइंट नीचे से जब लास्ट स्ट्रैटेजी ली थी, अब 150 पॉइंट नीचे। और नाज़ेक फ्यूचर्स भी रिकवर हो गए। पुटिन साहब के बयान में अब तक तो कुछ ऐसा बड़ा अनाउंसमेंट या कुछ नेगेटिव आया नहीं है, तो ग्लोबल मार्केट्स थोड़ा अभी रिकवर हो रहे हैं, कॉशियस मूड में थे, बट अदरवाइज तो बाकी फैक्टर्स ठीक ही हैं। आज वैसे कोई शाम के लिए कोई बड़ा ट्रिगर नहीं है। वॉलमार्ट और होम डिपो के नंबर्स आएंगे यूएस में, तो देखते हैं वहाँ पर क्या रिएक्शन है। यूरोप भी थोड़ा थोड़ा रिकवर हो रहा है। हम भी फ्लैट है सर, ऑलमोस्ट फ्लैट ही इंडेक्स पर। क्या करके जाना है? 17,850 के आसपास ही क्लोजिंग हो रही है। 5-15 पॉइंट ऊपर नीचे में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो देखेंगे आज के डेटा किस तरह के रहते हैं। आज भी बिकवाली का जो प्रेशर बना है थोड़ा बहुत, वो क्या वाकई में ट्रेडर्स की तरफ से ही है या फिर फंड्स की तरफ से? अगर फंड्स की तरफ से नहीं है और फिर से ट्रेडर्स नहीं बेचा तो फिर ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि आप सपोर्ट जोन के आसपास ही हैं। तो मेरे ख्याल से अगर लॉन्ग पोजीशन है 17,700 का या 17,650 का पुट लेकर आपको हेज करना चाहिए। शॉर्ट है और हेज करना चाहें तो 18,000 का आप कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं। पोजीशन फ्रेश बनाने के बाद है वही, उसी का इंतजार करें। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ दीप कि एक तो 3 दिनों बाद अमेरिकी बाजार खुलेंगे, दूसरा ये बाइडेन साहब और पुतिन का जो कुछ हो जाने के बाद किस तरह का रिएक्शन देंगे। डेटा के हिसाब से कोई खास बड़ा दिन अमेरिका में है नहीं। तो ज़रूरी नहीं कि जो 135 पॉइंट नीचे आपको डाउ फ्यूचर दिख रहा उतना ही नीचे हो, उससे कम भी हो सकता है, हरे में भी हो सकता है। रिकवरी शार्प आती दिख रही है। पिछले आधे घंटे में आप देखिए डाउ फ्यूचर्स लगभग 100 पॉइंट रिकवर हो चुके हैं। इसलिए आई थिंक थोड़ा सा मामला बराबरी का है। तो कल पोजीशन बनाए ज़्यादा बढ़िया है। तो है जस का तस, अपनी हेजिंग कर लें, कोई बड़ा मूव आ जाए तो उसके लिए। बैंक निफ्टी का सवाल है, कल के लेवल के आसपास ही बंद हो रहा है। लॉन्ग है 40,500 का पुट रखिए, शॉर्ट है 41,000 का कॉल रखिए। नई पोजीशन बनाने की राय आज नहीं है। आज कोई पोजीशन की राय नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये है आपके लिए बाजार पर अनिल जी का नजरिया। एटलीस्ट फ्लैट बंद होने की तैयारी में है, देखते हैं बाजार कैसे होगा। निफ्टी अब पॉजिटिव टेरिटरी में आने की कोशिश कर रहा है। सेंसेक्स पॉजिटिव हो चुका है, बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव होने की तैयारी में। तो हल्की फुल्की रिकवरी है। अमेरिकी फ्यूचर्स भी तेजी से रिकवर हो रहे हैं। अब 125 अंक नीचे ही आपको अमेरिकी फ्यूचर्स दिखेंगे। तो पुतिन साहब ने कुछ कहा नहीं है ऐसा नेगेटिव, जिसकी वजह से बाजार थोड़ा कॉशियस भी था, और अब थोड़ा बाजार रिकवर हो रहे हैं, हमारे भी और अमेरिकी फ्यूचर्स भी। एक और खबर है, और वो है लिकर कंपनीज की तरफ से, और ये दाम बढ़ाने की तैयारी में। आइए जरा समझें इसके साथ। हमारे साथ नुपुर है तैयार। नुपुर, क्या चल रहा है यहाँ पर?
बिल्कुल दाम बढ़ा सकती है लेकर कंपनीज, जिस हिसाब से कंपनी के रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़े थे, ग्रॉस मार्जिन्स दबाव में दिखे थे पिछले 2-3 क्वार्टर से। अब ये खबरें निकल के आ रही कि ये सारी कंपनीज अपने दाम बढ़ा सकती है फाइनल प्रोडक्ट को, क्योंकि एक्साइज में थोड़े बदलाव जो बजट्स आते हैं स्टेट के वहाँ पे हुए, तो इसके चलते इनको बेनिफिट होगा। अब जिस हिसाब से फ्रेट और जो ग्रेन के प्राइसेस थे, बाले के प्राइसेस थे, साथ ही साथ जो पैकेजिंग मटेरियल उनकी जो कीमत है वो काफ़ी तेज़ी से भागती हुई नजर आई थी पिछले साल, और पिछले कुछ क्वार्टर्स में ग्रॉस मार्जिन्स पे बहुत ज़्यादा दबाव दिखाता, और ये कंट्रोल्ड मार्केट है, प्राइसेस को लेके रेगुलेशंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं लिकर मार्केट में, तो कंपनीज अपने दाम इजीली बढ़ा नहीं सकती है। जो अभी राजस्थान का जब बजट आया था, यूपी का जब बजट आया था, वहाँ पे जो एक्साइज पॉलिसी में चेंजेस हुए थे, उसके बाद अब विंडो ओपन होता है इन कंपनीज के लिए कि अपने दाम सुधार सके, वहाँ पे बढ़ोतरी कर सके। ऑन एन एवरेज देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में करीबन 12% से प्राइस हाइक हो सकते हैं। प्रीमियम बियर की बात करें तो यहाँ भी 10% से अपनी कीमत बढ़ा सकती है कंपनी, और अक्रॉस स्टेट्स ऑन एन एवरेज प्राइस हाइक निकालेंगे तो 3 से 12% से ये कीमत बढ़ सकती है बियर और स्प्रिट्स की बात करें तो। अब इसके चलते पिछले क्वार्टर में देखा था यूनाइटेड स्प्रिट्स, यूनाइटेड ब्यूरिस और रैडिको खेतान, तीनों कंपनीज के जो ग्रॉस मार्जिन से करीबन 800 से 1000, मतलब 2 से 2.5% का जो फॉल था वहाँ पे नजर आया था। और कंपनीज के जब कॉन्फ्रेंस कॉल भी हुए थे तब भी उन्होंने कहा था कि जो प्राइसेस है अब वो बढ़ने वाले आने वाले कुछ क्वार्टर्स में, जिसके चलते मार्जिन इंप्रूव होंगे। इतने कॉन्फिडेंट इसलिए थे क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ अभी भी कंटिन्यू है, वॉल्यूम ग्रोथ काफी स्ट्रॉन्ग है और डिमांड भी स्ट्रॉन्ग बनी रहेगी इन कंपनीज के लिए। डिमांड अच्छी है, डिमांड अच्छी है, चलिए डिमांड अच्छी है यहाँ पर बनी हुई है, और लिकर स्टॉक्स पर रखें नज़र, थोड़ा दाम भी बढ़ाने की तैयारी में है और मार्जिन भी देखिए अपने सस्टेन कर पा रहे हैं। देखते हैं इस बार कैसी इनकी यहाँ पर परफॉर्मेंस आपको आती हुई दिखती है। फाइनल क्लोजिंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं और रिकवरी के मूड में बाजार है। डाउ फ्यूचर्स, अनिल जी बात करते करते 125 अंकों की रिकवरी डाउ फ्यूचर्स में आपको होती थी। 250 पॉइंट वाला जो नीचे था अब 100 पॉइंट नीचे है सर। 17,850 के आसपास ओरिजिनल क्लोजिंग तो हो ही जाएगी। अब फाइनल क्लोजिंग 5-15 पॉइंट नीचे वाला बात है। वही है, यही है कि इसलिए कभी कभी क्या है कि अंदाज़ा लगाने की कोशिश करने का मतलब नहीं मिलता। बहुत सारी मूविंग फैक्टर्स होती है ना जो आपको बाजार में ऊपर नीचे करने को देखती है, तो वो शांति रखें ज़्यादा बेहतर है। आइए बिल्कुल एक वागले साहब के लिए वागले का वंडर। जी वागले साहब बताएं सर। अनिल जी एसटीबीटी करके जाना है, हिंद पेट्रो बेच के चलिए, 227 का करंट भाव है, 230 के नीचे ये वीक हो गया है, आपको सिर्फ 3-3.5 रुपए का रिस्क लेना है, 231 का स्टॉप लॉस होगा। मुझे लगता है 215 तक के लेवल आपको कल के दिन में देखने को मिल सकते हैं। तो यह आपके लिए HPCL 215 तक के लेवल्स आ सकते हैं। यहाँ पर बिकवाली की राय आ रही है वागले साहब की तरफ से। अभी भी बाय कॉल्स बहुत कम आई हैं आज के शो में। मसीन साहब और चोपड़ा साहब की तरफ से आपको बाय कॉल्स दिखी हैं और सिटी साहब, तो एसेंशियली फंडा एक्सपर्ट्स को थोड़े फिर भी मौके दिख रहे हैं इस बाजार में। टेक्निकली तो अभी भी रिकवरी आना बाकी है। HPCL सेल कॉल आ रही है वागले साहब की तरफ से। कुछ फाइनल स्टॉक्स पर नजरिया ले लिया जाए जहां तक आज की सवाल है। एनटीपीसी की अच्छी मूव, IEX सीमेंस की आपको बढ़िया मूव दिखी है। देखते हैं कल यहां पर आपको फॉलो ऑन मूवमेंट दिखेगा नहीं। टोरेंट पावर भी आपको एक्शन में आते हुए दिख रहा है, 1.5% ऊपर। ये काउंटर भी अगेन पावर स्टॉक्स के लिए अच्छा दिन रहा है। एक फेडरल बैंक ने आज होल्ड आउट करा है और अब रिकवरी के भी मूड में है। बैंक निफ्टी पॉजिटिव टेरिटरी में आ गया है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों। तो एक बार फेडरल बैंक पर व्यू ले लिया जाए सुमित जी की तरफ से। सुमित जी क्या करना है? बाकी बैंक्स की तरह यहाँ ये फिर भी रिलेटिवली स्टेबल था थ्रू द डे सर। दिवांशु, ये स्टॉक ने पहले गिरावट दिखा दिया, इसके लिए आज थोड़ा सा ये स्टेबल है, थोड़ा सा पॉजिटिव मूव देखने को भी मिल रहा है। लेकिन स्टॉक में तेजी बनेगा जब ये स्टॉक 130 का लेवल तोड़ेगा। जब तक ये 130 के ऊपर ट्रेड नहीं करता है तब तक डाइसी है, तब तक वीकनेस की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। 130 के ऊपर सस्टेन करा तो इसके अंदर मोमेंटम बनना स्टार्ट होगा और फिर इसके अंदर तेजी का मूव आएगा। तो फ्रेश पोजीशन जिनको लेनी है 130 के ऊपर ले। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है 125 है। मार्केट्स में अगर बैंक निफ्टी या और थोड़ी गिरावट आई तो फिर 125 के लेवल तोड़ेगा और 120 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों में दिखाएगा। फ्रेश बाइंग 130 के ऊपर करना है, अदरवाइज 1-2 दिन वेट एंड वॉच करें। ये राय आपके लिए फेडरल बैंक पे। आइए जय टक्कर है तैयार, वक्त है बिगुल का कैश का ऑप्शन। जय गुड आफ्टरनून, स्वागत है, बताएं। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। अनिल जी सुबह तो पुट ऑप्शन दिया था, उसमें तो अच्छा खासा एक मूव हमें देखने मिला, 135 तक आया पुट ऑप्शन। अब अनिल जी कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह है बैंक निफ्टी पर। 40,500 का कॉल ऑप्शन खरीदना है हमें, जो अभी 339 पर ट्रेड कर रहा है।
सो 339 पर खरीदे 40,500 का कॉल ऑप्शन बैंक निफ्टी का, ये 23rd एक्सपायरी का। मुझे ऐसा लग रहा है अनिल जी कि नीचे में इसका एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए 185 का, सो 185 का एक स्टॉप लॉस रखिए, 339 पर खरीदे। पहला टारगेट अनिल जी इसका निकल कर आ रहा है 482 का, एंड सेकेंड टारगेट विल बी 560। सो 482, 560 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदना है इन द मनी स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बैंक निफ्टी का अनिल जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बाउंस बैक फिर से 41,000 के लेवल्स तक आपको देखने मिल सकता है, जिसमें आपको एक बाउंस अच्छा खासा देखने मिल सकता है बैंक निफ्टी पर। ओवरसोल्ड भी काफ़ी लग रहा है मुझे इस लेवल्स पर, तो एक छोटा सा बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं इन दिस शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड, और वो बाउंस बैक के लिए आप 40,500 का कॉल खरीद के चल सकते हैं। 40,500 का कॉल आपको खरीद कर चलना है 339 के लेवल पर, 482 और 560 के टारगेट्स के लिए। तो जय का भरोसा है कि बाजार अब यहाँ से और ज़्यादा आपको रिकवरी दिखा सकते हैं। अच्छी मूव तो आपको टुवर्ड्स एंड ऑफ ट्रेड आई है। पुटिन साहब की तरफ से ये बाजार कॉशियस थे और पुटिन साहब ने अब तक कुछ ऐसा बड़ा कहा नहीं है, इसलिए बाजार आपको रिकवरी के साथ एकदम सपाट बंद होने की तैयारी में दिख रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो कमजोर ही है और ये ऑपोजिट है। जब हमने बाजार की शुरुआत करी थी तो 48 निफ्टी स्टॉक्स पॉजिटिव खुले थे, हल्की फुल्की गिरावट से 2 स्टॉक्स नीचे थे। एंड ऑफ ट्रेड आप देख रहे हैं तो 15 निफ्टी स्टॉक्स पॉजिटिव हैं, 35 कमजोर हैं। बट हाँ, पावर स्टॉक्स का आज अच्छा दिन था। एनटीपीसी टॉप गेनर है निफ्टी का, 3.25% ऊपर ये काउंटर आपको दिख रहा है। पावर ग्रिड में अच्छी खरीदारी है, टाटा पावर, IEX, टोरेंट पावर, यहाँ पर भी आपने बढ़िया एक्शन बनते हुए देखा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज 1% ऊपर था, इसने सहारा दिया है। ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर कंजम्पशन बास्केट से ये भी पॉजिटिव थे। HUL में भी मामूली खरीदारी रही। टाटा स्टील ये भी सुबह से अच्छा कर रहा है और HDFC लिमिटेड यहाँ पर भी अच्छा एक्शन रहा। अदानी एंटरप्राइजेस टॉप लूजर है, 3.5% नीचे। कैपिटल्स में 2.5% का कट। कोल इंडिया, बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स, TCS, टेक महिंद्रा, HCL टेक, इंडसइंड, इन्फोसिस, हिंडाल्को, एक्सिस, ONGC यहाँ पर आपने कमजोरी बनती हुई देखी है। अनिल जी एकदम फ्लैट, जो आज सुबह हम बात कर रहे थे, सारे संकेत जब न्यूट्रल थे, बैंक निफ्टी देख लीजिए सर, एकदम फ्लैट कली के लेवल पर बड़ा मूव है, पूरे आधा पॉइंट का, पूरे आधे पॉइंट का, पूरा आधा पॉइंट नीचे। एक जमाने में आधा % भी छोटा लगता था, आज आधा पॉइंट भी बड़ा लग रहा है। ये आपके न्यूट्रल संकेतों का इम्पैक्ट है। ये 6 के 6 न्यूट्रल संकेतों में आप देख लीजिए, 16 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स है, 2 पॉइंट नीचे निफ्टी है, आधा पॉइंट। इसको कहते हैं 6 न्यूट्रल संकेत जो आज सुबह के आपको मिले। चलिए, फाइनल क्लोजिंग थोड़ी सी वोलेटाइल रहेगी, उसके लिए आप दिल थाम के तैयार रहें, क्योंकि इससे कई गुना वोलेटाइल हो सकता है। बिल्कुल सर, 5 गुना 10 गुना भी। फॉर एग्जाम्पल निफ्टी 2 पॉइंट नीचे हो सकता है, 5 गुना 10 पॉइंट नीचे हो जाए, तो 5 गुना वोलेटिलिटी हो सकती है। हो सकता है बैंक निफ्टी आपको आधा पॉइंट नीचे, हो सकता है 20 पॉइंट नीचे, 40 गुना वोलेटिलिटी हो सकती है क्लोजिंग बेसिस पे। विक्स अच्छा हुआ, इस तरह से कैलकुलेट नहीं किया जाता। ओके, चलिए, ये हारे आपके लिए फाइनल क्लोजिंग। तब तक बता दें, बाजार बंद होने के बाद के एक्शन पर फोकस। क्या नींद सिर्फ अपने आप में बीमारी नहीं है, कम नींद, नींद मतलब कम नींद, बल्कि कई बीमारियों की जड़ भी है। अक्सर इसकी अनदेखी किसी बड़ी बीमारी की वजह बन जाती है, और मानसिक परेशानी में तो ये आम बात है, मगर हमारा समाज कम नींद को बीमारी मानते नहीं। मतलब कम नींद बढ़िया है, कम सो रहा आदमी अच्छी बात है, लेकिन कम नींद के साथ साथ दिल और दिमाग दोनों ही कमज़ोर पड़ने लगते हैं। डायबिटीज़, ओबेसिटी यानी मोटापा, थायराइड जैसी कई समस्याएं बढ़ जाती है। आज शाम 6 बजे इसी पर होगी चर्चा, जानेगी कि कैसे नींद नहीं आने या कमज़ोर नींद का इलाज किया जाए, क्या स्लीप लैब्स की मदद लेना फ़ायदेमंद होगा। आज इस पर करेंगे हम चर्चा। डॉक्टर विवेक नांगिया, हेड पल्मोनोलॉजी एंड स्लीप मेडिसिन, मैक्स हॉस्पिटल के होंगे हमारे साथ। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी जी होंगी, सीनियर फिजिशियन, और डॉक्टर राजीव मेहता, सीनियर साइकेट्रिस्ट, सर गंगाराम हॉस्पिटल के। नींद ना आए, बीमारी बढ़ाए। कभी हमारे जरा एक बार लाइए एक्सपर्ट, किसके साथ ऐसा होता है कभी कि नींद नहीं आ रही? वैसा कभी कभी होता है आपके साथ, किसी के साथ कि नींद नहीं आ रही, कि भाई नींद नहीं आ रही? तो आई थिंक कॉमन है, तो होता ही होगा। जी जय, बताइए। जी अनिल जी, काफ़ी बार ऐसा होता है कि दोपहर को अगर संडे को सो गया हूँ, हाँ, तो रात को अनिल जी फिर नींद नहीं आती, और फिर बाद में मंडे अनिल जी उठने में देरी हो जाती है कभी कभी। तो अनिल जी, दोपहर को कभी कभी सोने के कारण ऐसा होता है कि रात को नींद नहीं आती। अच्छा, वो नींद नहीं आना नहीं बोलते, उसको नींद स्पिल ओवर होना बोलते हैं। नहीं आने वाली बीमारी दूसरी है कि दिन में भी नहीं आए, रात में भी नहीं आए, लेकिन फिर भी कई बार वो साइकिल डिस्टर्ब हो जाए तो वो होता है, इम्पैक्ट होता है। लेकिन नींद नहीं आने पे जो सुबह आज बंसल जी ने बताया ना, वो इलाज बहुत ही बेस्ट है, शवासन। हाँ, बिल्कुल। थोड़ा सा आप योगा कर लीजिए, उससे क्या आपकी बॉडी थोड़ी एक्टिव हो जाएगी,
और योगा करने के बाद हल्का प्राणायाम करिए 5-10 मिनट का जो श्वास वाला, और उसके बाद चले जाइए आप शवासन में। जो नींद आएगी ना शानदार। लेकिन ऐसा नहीं कि मतलब कुणाल जी की तरह ना करें कि बिना कुछ बाकी कुछ नहीं करना सीधा शवासन करूं। कुणाल जी उसमें इतनी अच्छी नींद नहीं आती है। उसके पहले आपकी बॉडी चार्ज अप होनी चाहिए, थोड़ी फिजिकल आपकी एक्टिविटी होनी चाहिए। उसके बाद यो श्वास वाला जो प्राणायाम करते हैं, योग प्राणायाम, उसके बाद शवासन। बंसल जी इतना क्यों मुस्कुरा रहे हैं, ऐसा क्या कहा मैंने? अनिल जी फुलटू, अनिल जी मूड में हैं आप, मैं यही सोच के मुस्कुरा रहा हूँ अनिल जी। ना ये तो बहुत अच्छा टॉपिक है। जिसको नींद आए, मतलब आदमी चैन की नींद ही तो सोना चाहता है। सब लोग क्या बोलते हैं 2 वक्त की रोटी और चैन की नींद, और क्या चाहिए लाइफ में? तो 2 वक्त की रोटी तो आप अपनी खुद अरेंज कर लीजिए, देखिए मेरे भरोसे मत रहे। बाकी चैन की नींद का मैं फॉर्मूला आपको दे सकता हूँ जो सबको ट्राई करना चाहिए। नींद ना आए बीमारी बढ़ाए, और उसके बाद भी अगर आपको चाहें तो और अलग अलग चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। शो जरूर देखिएगा, इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने समझने को मिलेगा। आज शाम 6 बजे नई टैक्स रिजिम में रिबेट बढ़ने और स्टैंडर्ड डिडक्शन के शामिल किए जाने की घोषणा के बाद नौकरी पेशा लोगों में इस बात की बड़ी उलझन है कि आखिर पुरानी टैक्स व्यवस्था सही है या नई टैक्स रिजिम में आना चाहिए। आज हम समझाएंगे टैक्स बचत का पूरा गणित। शाम 6:30 बजे मनी गुरु में देखिए टैक्स बचत की नई स्कीम, टैक्स बचत की स्कीम नई या पुरानी, कौन सी है बेहतर? हमारे साथ होंगे 2 जाने माने टैक्स एक्सपर्ट, सुनील गर्ग और कपिल मित्तल साहब। इन सबसे करेंगे हम मुलाकात और चर्चा। ये हमारी रात शाम की 6:30 बजे की विशेष कार्यक्रम मनी गुरु। अब आइए बढ़ते आगे। रूस यूक्रेन को युद्ध को लगभग 1 साल पूरा होने आया, लेकिन युद्ध की थमने का नाम नहीं ले रहा। आज राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन में मिलिट्री ऑपरेशन जारी रखने की बात भी कही है, और कल अमेरिकी राष्ट्रपति यूक्रेन को सपोर्ट करने पहुंचे भी थे। खबरें ये भी आ रही कि कुछ और इटली वाले भाई साहब जो है वहाँ के राष्ट्रपति वो पहुंच चुके हैं आगे कीव में। ये क्या मतलब टूरिज्म पे है क्या सब लोग एक साल पूरा करके जा रहे हैं, 1 साल के उस पर। ओके, युद्ध खत्म कब होगा, इसकी हार जीत कैसे तय होगी, और इस युद्ध की वजह से दुनिया भर में महंगाई, सप्लाई चेन की जो दिक्कतें आई और जियोपॉलिटिकल टेंशन जो बढ़ी है, उसका क्या होगा, इस पर होगी हमारी 360 डिग्री पूरी एनालिसिस। देखिएगा शाम को रात 8 बजे, शाम की रात 8 बजे। युद्ध जारी, दुनिया पर भारी, ये हमारी आज की कवर स्टोरी। बाकी सारा का सारा एक्शन तो हो गई। देखिए जैसा मैंने कहा था, बैंक निफ्टी जो आधा पॉइंट करीबन 28 पॉइंट नीचे बंद हो गया है, और निफ्टी में भी 17 पॉइंट 18 पॉइंट नीचे 17,826। इसको 17,850 की क्लोजिंग ही माने, क्योंकि प्रोविजनल क्लोजिंग वही है थी, एडजस्ट होकर थोड़ी सी, तो उतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता। और तीनों ही फ्लैट बंद होते दिखे। 18 पॉइंट नीचे सेंसेक्स, 18 पॉइंट नीचे निफ्टी, 28 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी। अब इससे ज़्यादा तो और क्या न्यूट्रल संकेतों में होगा। विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, चोपड़ा साहब, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हिमांशु जी, वागले साहब और साथ ही जय ठक्कर साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और सुमित जी का विशेष धन्यवाद हमारा साथ देने के लिए। कल सुबह आप सबसे होगी फिर से मुलाकात। मुझे और दीप को इजाज़त दीजिए।